मैं बस एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट था, लेकिन जिस दिन मैंने वो मिस्टीरियस सिस्टम एक्टिवेट किया, उसी दिन से मेरी लाइफ पूरी तरह बदल गई। उस पल से मुझे एक अजीब पावर मिल गई। हर हफ्ते एक नई आइडेंटिटी लेने की मैं कोई भी बन सकता था। कभी मैं किसी बड़ी कंपनी का चेयरमैन बन जाता, कभी मैं दुनिया का सबसे डेडली किलर बन जाता, कभी विजनरी बनकर फ्यूचर डिजाइन करता, और अगर किसी को टेस्टी खाना चाहिए तो मैं हंसते हुए तुरंत गॉड ऑन ऑफ कुकिंग बन जाता। मैंने एलियन रिबेल का रोल भी प्ले किया, जिसके कंधों पर पूरी सिविलाइजेशंस को यूनाइट करने का मिशन था। हाँ, मानता हूं, हर हफ्ते आइडेंटिटी बदलना थोड़ा इरिटेटिंग था, लेकिन सच कहूं तो कौन ऐसी लाइफ नहीं चाहेगा। ओशन क्रॉस करना, पूरी दुनिया ट्रैवल करना, यूनिवर्स कंट्रोल करना और शायद एक दिन किंग भी बनना। ज्यादातर लोग ये सब हैंडल ही नहीं कर पाते, लेकिन मैं तैयार था। फिलहाल मुझे वापस रियल लाइफ में लौटना पड़ा। बस कॉलेज का एक और नॉर्मल डे, कम से कम तब तक जब तक क्लास में फाइट शुरू नहीं हुई। एक लड़का मुझ पर हंसते हुए बोला, तू तो बस गली का लड़का है। फिर एरिक क्लास का बुली मेरे सामने आया। वो बोला, मैं रोज जितना खर्च करता हूं उतना तू पूरे साल में भी नहीं कमा सकता। उसने पैसों की गड्डी मेरी तरफ फेंकी और बोला, लूसी से दूर रहना, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। उसके दोस्त जोर जोर से चीयर करने लगे। पूरी क्लास मेरा मजाक उड़ा रही थी। कोई मुझे ट्रैश कह रहा था, कोई गरीब। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्लास की सबसे ब्यूटीफुल लड़की के लिए कैसे खड़ा हो सकता हूं। आखिर एरिक का अंकल वाइस रेक्टर था। सब मेरे अगेंस्ट थे। मैं चुपचाप खड़ा रहा, पर अंदर से मेरी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। तभी क्लासरूम का डोर खुला। अंदर आए मिस्टर ली, इंटरनेशनल कंपनी के एक बड़े एम्प्लॉई। सब उनकी तरफ देखने लगे। कल ही टीचर ने उनकी कंपनी में हुई इंसिडेंट का जिक्र किया था। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो हमारी क्लास में क्यों आए, और फिर सीन पूरी तरह पलट गया। मिस्टर ली और उनके लोग मेरे सामने झुक गए। हाँ, उसी लड़के के सामने जिस पर अभी अभी पूरी क्लास हंस रही थी। पूरी क्लास शॉक में थी। टीचर घबराते हुए बोले, जरूर कोई मिस्टेक है, ये तो बस छोटे शहर का गरीब स्टूडेंट है। लेकिन मिस्टर ली ने उन्हें रोक दिया और गुस्से में कहा, शट अप, ये चिंग कॉर्पोरेशन का नया सीईओ है। एरिक का चेहरा सफेद पड़ गया, जिसने मुझे अभी बेगर कहा था। अब वो समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं इंटरनेशनल कंपनी का सीईओ कैसे हो सकता हूं, और उसी पल मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने एरिक को एक जोरदार पंच मारा और गुस्से में कहा, हंस कभी सुअर का दोस्त नहीं बन सकता। फिर मैं सीधा लूसी के पास गया, स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल लड़की। मैंने उसे अपनी बाहों में खींचा और किस कर लिया। वो वहीं फ्रीज हो गई, समझ ही नहीं पा रही थी कि रिएक्ट कैसे करे। मैंने मिस्टर ली की तरफ देखा और कामली बोला, चलने का टाइम हो गया। हम दोनों साथ में ऑफिस से बाहर निकल गए। लूसी वहीं खड़ी थी, थोड़ी एम्बैरेस्ड, लेकिन उसकी आंखों में खुशी साफ दिख रही थी। दूसरी तरफ एरिक रो पड़ा। वो ये सच बर्दाश्त ही नहीं कर पाया कि उसने सब कुछ हार दिया। पूरी क्लास शॉक में थी। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं एक पुअर स्टूडेंट से अचानक इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन का सीईओ कैसे बन गया। आखिर बस 20 मिनट पहले तक मैं पूरी तरह ब्रोक था। उस सुबह मैंने अखबार में पढ़ा था कि चिंग कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। पहले तो मुझे बुरा लगा, फिर सोचा मुझे फर्क क्यों पड़ रहा है। तभी लूसी क्लास प्रेसिडेंट गुस्से में न्यूज़पेपर मेरी तरफ फेंक देती है। मेरा दोस्त जॉर्ज पास आकर धीरे से कहता, देख भाई, पूरी क्लास फोन में लगी है, लेकिन उसे सिर्फ तू ही दिख रहा है। मैंने हंसते हुए बात टाल दी और कहा, लूसी बचपन से मुझ में इंटरेस्टेड है, फर्स्ट ग्रेड से ही, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। जॉर्ज ने सिर हिलाया और बोला, लोग तेरी जगह मर मिटेंगे और तू है कि अप्रिशिएट ही नहीं करता। सच ये था कि मैं लूसी को डेट करने की सोच भी नहीं सकता था। मेरे पास पैसे ही नहीं थे, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक भारी आवाज गूंजी। सिस्टम एक्टिवेट हो चुका था। उसने कहा, तुम हर हफ्ते एक नई आइडेंटिटी ले सकते हो और हर टास्क पूरा करने पर तुम्हें एक रैंडम स्किल मिलेगा जो हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। और ऐसे ही मैं चिंग इंटरनेशनल का चेयरमैन बन गया। पहली नजर में यह सब पागलपन सा लग रहा था, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। मैं बाहर से अब भी एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट था, लेकिन अंदर मैं एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा रहा था। चिंग कंपनी के प्रेसिडेंट की मौत के बाद मैं उसका सोल सीईओ बन चुका था, और आज मैं ऑफिशियली उस रोल में कदम रख रहा था। इसके साथ मुझे नई क्वालिटीज भी मिली, बिजनेस एक्यूमेन, लीडरशिप और एक काम टेम्परमेंट जो मुझे हर सिचुएशन में स्टडी रखता था। मेरे सामने पहला टास्क साफ था, प्रेसिडेंट की मौत की सच्चाई ढूंढना और उसके डेप्यूटी को सीधा फेस करना। अचानक टीचर की आवाज ने मुझे ख्यालों से बाहर खींच लिया। क्लास खत्म हो चुकी थी। मैं चौंक गया, लगा जैसे यह सब कोई ड्रीम था। तभी लूसी गुस्से में मेरे पास आ गई।
उसने डिमांड किया कि मैं उसे क्यों बार बार इग्नोर करता हूं। मैं जाने लगा, लेकिन एरिक ने मेरा रास्ता रोक लिया। उसने याद दिलाया कि वो पहले ही वार्निंग दे चुका है कि मैं लूसी से दूर रहूं, और फिर वहीं फाइट शुरू हो गई। इसी पल मुझे सच समझ आया, सिस्टम ने सच में मुझे नई आइडेंटिटी दी थी, और बाकी सबकी मेमोरीज भी उसी हिसाब से बदल गई थी। उधर कंपनी में उपाध्यक्ष का सहायक रिपोर्ट दे रहा था कि मिस्टर ली मेरी स्कूल से लौट चुके हैं। उसने ये भी जोड़ा कि उनके लोग थोड़े लेट हो गए थे। वाइस चेयरमैन ने इसे हल्के में लिया और बोला, वो तो बस एक बच्चा है जिसे कुछ पता ही नहीं। मिस्टर ली ने मुझे बताया, चांड डेप्यूटी प्रेसिडेंट हो सकता है, लेकिन एक्सीडेंट के बाद वो कभी टॉप सीट पर नहीं बैठ सकता। लेट मिस्टर सैमुअल ने अपनी विल में सारे शेयर सिर्फ तुम्हें जोड़े हैं, इसका मतलब पूरी कंपनी अब तुम्हारी है। तभी मुझे समझ आया चांद मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है। फिर सिस्टम की आवाज गूंजी, तुम्हारे पास 1 महीना है सैमुअल की मौत की सच्चाई पता करने के लिए। मेरा शक तुरंत चांद पर गया। मिस्टर ली ने मुझे वार्न किया, चांद बहुत रूथलेस है, उसने अनगिनत दुश्मन बनाए हैं, यहां तक कि हाईएस्ट रैंक्स में भी, लेकिन वो सब रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। सावधान रहना, क्योंकि आखिरकार टीएम अभी सिर्फ एक स्टूडेंट हो। लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं था। मैं चांद से फेस टू फेस मिलना चाहता था, तो मैंने अपना पहला ऑर्डर दिया। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सारे मेंबर्स मेन एंट्रेंस पे पहुंचे और मैं तो मिल्क टी लेने निकल गया। ट्रस्टीज पहले से बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे और साफ दिख रहा था कि वो खुश नहीं थे। कुछ लोग गुस्से में चिल्ला रहे थे, जवाब मांग रहे थे। तभी एक आदमी ने सबको शांत कराया। उसने याद दिलाया कि ये ऑर्डर सीधे कंपनी के नए सीईओ का है, लेकिन उनकी शक शंकाएं खुलकर सामने आ गईं। किसी ने बोला, नए प्रेसिडेंट में कोई नहीं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई ऐसा लड़का ये पोजीशन कैसे ले सकता है उनके लिए तो बस चान ही इस सीट का असली हकदार था। कुछ यंग एम्प्लॉइज ने चान का साथ दिया, लेकिन सीनियर स्टाफ पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सबको याद दिलाया कि प्रेसिडेंट सैमुअल की मौत अभी हाल ही में हुई है और उनकी विल में साफ लिखा है, कंपनी का उत्तराधिकारी मैं हूं, उस डिसीजन का सम्मान करना ही पड़ेगा। चान ये सब सुन रहा था। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि पावर मिलते ही वो पुराना स्टाफ कैसे हटाएगा। तभी मैंने एंट्री मारी। शार्प टक्सीडो पहना हुआ था, हाथ में एक ग्लास मिल्क टी। चान ने फेक स्माइल डाली, मेरा स्वागत किया और बोला, मैं तुम्हारा डिप्टी हूं। मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। बोला, मुझे तुम्हारे बारे में ऑलरेडी सब पता है। तभी एक कर्मचारी ने मेरे हाथ में ड्रिंक देखा। वो हंसते हुए बोला, कॉलेज लौट जाओ, गेम्स खेलने का शौक पूरा करो, बिजनेस तो वॉर है और तुम्हारी इसमें कोई जगह नहीं। मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया, सीधा उसकी तरफ देखा और बोला, ये चांद के पीछे कौन सा डॉग भौंक रहा है। वो आदमी अपने सबॉर्डिनेट का बचाव करने लगा, लेकिन मैंने उसे बीच में ही काट दिया। सीधा आगे बढ़ा और उसे जोरदार थप्पड़ मारा। मैंने कहा, लोग सोचते हैं मैं थप्पड़ इसलिए मारता हूं क्योंकि गुस्सा आता है। सच ये है, मैं थप्पड़ इसलिए मारता हूं ताकि उन्हें याद रहे कि मेरी दुनिया में बोलने का हक सिर्फ उसी को है जिसे मैं इजाजत दूं। उसके बाद मैंने पहला ऑर्डर दिया, 5 मिनट में सब लोग कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचो। चांद गुस्से से जल रहा था। यह वही टिमिड स्टूडेंट नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी। मैं उसके गेम में खेलने वाला नहीं था, इसीलिए उसने सोचा जैसे ये बदतमीजी दिखा रहा है, मैं भी वैसा ही करूंगा। एंट्रेंस पर मेरी नई सेक्रेटरी सू ली ने मेरा स्वागत किया। मिस्टर ली ने मुझे भरोसा दिलाया कि वो पूरी तरह ट्रस्टवर्दी है और मैं उस पर हर काम के लिए भरोसा कर सकता हूं। और मेरा पहला ऑर्डर सिंपल था, कॉन्फ्रेंस रूम में मेरे लिए 3 कप चाय रेडी करना। सू ली थोड़ी कंफ्यूज्ड हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि मुझे एक साथ 3 कप्स क्यों चाहिए। 5 मिनट बाद हर काउंसिल मेंबर कॉन्फ्रेंस रूम में अपनी सीट पर बैठ चुका था। मैंने खुद का इंट्रो दिया और अनाउंस करने ही वाला था कि आज से मैं इस कंपनी का नया प्रेसिडेंट हूं। तभी एक मैनेजर बीच में बोल पड़ा, इनहेरिटेंस का टॉपिक छेड़ने लगा। मैंने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया, गरम चाय का कप उठाया और सीधा उस पर फेंक दिया। फिर ठंडे अंदाज में कहा, चुप रहो तुम्हारे पेरेंट्स ने सिखाया नहीं कि बीच में बोलना बदतमीजी होती है। पूरा हॉल खामोश हो गया। मैंने आगे कहा, आज से मैं इस कंपनी का प्रेसिडेंट हूं, जिसे भी प्रॉब्लम है वो अभी बोल सकता है। मैं सुनने के लिए रेडी हूं। लेकिन कोई आवाज नहीं आई। डर ने सबको चुप करा दिया। मैंने देखा मिस्टर ली की आंखों में हल्की मुस्कान थी। उसे तसल्ली हुई कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ने सही चॉइस की थी, क्योंकि मैं यंग जरूर था लेकिन कंपनी लीड करने का करिश्मा मुझ में था। तभी चांद बोला, पहले तो उसने मेरी तारीफ की, तुम यंग हो लेकिन ऑलरेडी बहुत प्रॉमिस दिखा रहे हो। तुम्हारी लीडरशिप में कंपनी जरूर सक्सेस पाएगी। लेकिन फिर उसका टोन बदल गया। उसने कहा, यह कंपनी लाखों एम्प्लॉइज को एम्प्लॉय करती है, सिर्फ वर्ड्स से उन्हें कन्विंस नहीं किया जा सकता। अगर सबको तुम्हें एक्सेप्ट करवाना है
तो तुम्हें कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जो सबके सामने अनडिनाइबल हो। फिर उसने मुझे चैलेंज दिया जयशान कॉरपोरेशन के साथ एक मेजर डील सिक्योर करने का। मिस्टर ली तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, इम्पॉसिबल। जयशान हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, चान। तुम्हें शर्म भी नहीं आती? तुम इसे नेगोशिएट करने भेजना चाहते हो? चान का जवाब। उसने गुस्से में पानी का गिलास मिस्टर ली की तरफ फेंक दिया। मैंने उसे हवा में पकड़ लिया। चेहरे पर हल्की हंसी और आंखों में ठंडी चमक के साथ मैं खड़ा हुआ और बोला, इस प्रोजेक्ट को मैं खुद हैंडल करूंगा। चान ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रेव हो तुम, लेकिन एक मंथ काफी होगा। मैंने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, मुझे सिर्फ एक हफ्ता चाहिए। फिर मैंने मीटिंग वहीं खत्म कर दी। फिर मैंने ली को चलने को कहा। मिस्टर ली ने रोकने की कोशिश की। सर, सिर्फ एक हफ्ते में इतना बड़ा काम? लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं और बाहर निकल गया। पीछे से चांद की असली औकात सुनाई दे रही थी। वो ली का मजाक उड़ाते हुए बोला, थैंक्स, तुम इस इडियट को यहां लाए। अब इसे सामने देख भी लिया। उसके आदमी जोर जोर से हंसने लगे, यहां तक कि ली के कुछ असिस्टेंट्स तक डाउट करने लगे। प्रेसिडेंट सैमुअल ने इसे क्यों चुना होगा? कहीं देर ना हो जाए, कंपनी छोड़ देनी चाहिए। हॉल खाली हो गया तो मैं सीधा ली की तरफ मुड़ा। मेरी आवाज ठंडी थी। मुझे डिटेल में बताओ, प्रेसिडेंट सैमुअल की मौत कैसे हुई? ली ने झिझकते हुए कहा, सर, कार एक्सीडेंट था। पुलिस ने ऑफिशियली यही वर्डिक्ट दिया है। लेकिन मैं काल्म होकर बोला, अगर यह सिर्फ एक्सीडेंट होता तो सिस्टम मुझे इन्वेस्टिगेशन का टास्क क्यों देता? ली ने आगे समझाया, आज सुबह जब वो कंपनी आ रहे थे, उनकी कार एक ट्रक से टकरा गई। एक्सीडेंट इंटरसेक्शन पर हुआ। ट्रक कंस्ट्रक्शन साइट का था और ड्राइवर रोजम उसी रास्ते से गुजरता था। पुलिस का कंक्लूजन यही है कि यह इंटेंशनल नहीं था। मैंने सीधा पूछा, ड्राइवर अभी कहां है? ली बोला, पुलिस ने उसे पकड़ लिया है, वो स्टेशन में डिटेन है। मैंने बिना एक्सप्रेशन बदले ऑर्डर दिया, तुरंत वहां जाओ और उस ड्राइवर पर नजर रखो। ली शौक में खड़ा रहा, समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्यों शक कर रहा हूं, लेकिन मैंने उसे सवाल करने का चांस ही नहीं दिया। वो चुपचाप ऑर्डर मानने चला गया। कुछ ही देर बाद मेरे सामने जेशियन कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट की सारी फाइल्स आ गईं। नाम था एंथनी, और जैसे ही मैंने वो नाम पढ़ा, मेरे दिमाग में एक बिजली सी गिरी। ये नाम कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत फेमिलियर था। डॉक्यूमेंट पढ़ते पढ़ते मेरी नजर अचानक जम गई। फाइल्स के बीच एक फोटो थी लूसी की। हाँ, वही मेरी क्लासमेट लूसी। और सच ये था, लूसी जेशियन कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट एंथनी की बेटी थी। शाम को लूसी अपने रूम में बाल सुखा रही थी। उसकी फ्रेंड्स मेरे बारे में गॉसिप कर रही थी। उनके लिए मैं अचानक एक लूजर से सक्सेसफुल इंसान बन चुका था। तभी मैंने लूसी को मैसेज भेजा, आई वॉन्ट टू सी यू। उसके चेहरे पर इंस्टेंटली स्माइल फैल गई। वो जल्दी से तैयार हुई और अपनी फ्रेंड्स से बोली, मैं अभी आती हूं। बाहर निकलते ही उसकी नजरें मुझे ढूंढने लगीं। चारों तरफ ईगर नजरों से देख रही थी और मैं चुपचाप उसके पीछे पहुंचा। उसे हल्के से हग करते हुए फुसफुसाया, हे ब्यूटी। लूसी चौंक गई। पैनिक में आकर उसने मुझे सीधा जमीन पर पटक दिया। लेकिन जैसे ही उसने मुझे पहचाना, वो घबरा गई और जल्दी से बोली, तुम ठीक तो हो ना? मैंने टीजिंग अंदाज में कहा, जब मैं पीछे से आकर हग करता हूं तो तुम मुझे पटक देती हो, लेकिन सामने से आकर किस करता हूं तो एकदम स्टिल खड़ी रहती हो। लूसी का चेहरा लाल पड़ गया। वो ब्लश करते हुए बोली, तुमने इतने साल मुझे इग्नोर क्यों किया और आज अचानक ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? मैंने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए सीरियस टोन में कहा, क्योंकि पहले मैं गरीब था। मैं तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे सकता था जिसकी तुम हकदार हो। लेकिन अब मैं वो लड़का नहीं रहा। अब मैं तुम्हारे प्यार के लिए सब कुछ देने को रेडी हूं। लूसी की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से कन्फेस किया, मैंने हमेशा सोचा तुम मुझे प्यार ही नहीं करते। मैंने उसके आंसू सॉफ्टली पोंछे और पूछा, यह सच है तुम्हारे पापा वही जेशियन कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट हैं? उसने सिर हिलाकर हां कहा और याद दिलाया, मैंने तुम्हें 5 साल पहले ही बताया था। जब पापा ने कंपनी शुरू की थी। मैंने उसकी नजरों में देखते हुए कहा, लूसी, मैं इस दुनिया में अपनी जगह बनाना चाहता हूं और इसके लिए मुझे तुम्हारे पापा की मदद चाहिए। अचानक मेरा फोन बजा। खबर मिली कि ट्रक ड्राइवर मर चुका है, बोला गया। उसने सुसाइड कर लिया। मैं शॉक में आ गया। यह तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। मैंने बस इतना कहा, मैं जल्दी पहुंच रहा हूं, और कॉल काट दी। लूसी वहीं खड़ी थी। वो क्लियरली अपने दिल की बात कहना चाहती थी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने उससे कहा, कल सुबह बात करूंगा, और भाग गया। लूसी की आंखों में डिसअपॉइंटमेंट साफ थी। जल्दी जल्दी रोड क्रॉस करते हुए मैं कुछ सोच ही नहीं रहा था। तभी अचानक एक कार फुल स्पीड से मेरी तरफ आई।
बस 1 मीटर की दूरी रह गई थी। डेथ लिटरली सामने खड़ी थी। लेकिन तभी दूसरी कार ने आकर उसे जोर से हिट किया और उसकी दिशा बदल दी। वो गाड़ी जो मुझे मारना चाहती थी रात के अंधेरे में गायब हो गई। उस कार से ली बाहर आया। उसने पूछा, सर आप ठीक तो है ना? मेरा दिल अब भी तेज धड़क रहा था, लेकिन उसी पल समझ गया यह एक्सीडेंट नहीं था, यह सीधा वार्निंग थी। दूसरी तरफ शैडोज में खड़ा स्कार्ड आदमी येन चान को रिपोर्ट दे रहा था। उसने कहा, सर वो ड्राइवर उसे हिट नहीं कर पाया क्योंकि ली अचानक आ गया। चान ने कोल्ड हंसी हंसी और बोला, कोई बात नहीं, किल करना मकसद नहीं था, उसे बस डराना था। कोई इतना स्टूपिड नहीं कि बैक टू बैक 2 प्रेसिडेंट्स को मार दें। ऑफिस वापस पहुंचकर सब कुछ क्लियर हो गया। यह ड्राइवर के बारे में नहीं था, यह मुझे डराकर पीछे हटाने की चाल थी। ली गुस्से में बोला, सर अगर मैं सही टाइम पर नहीं पहुंचता तो आज आप जिंदा नहीं होते। मैंने उससे डिटेल मांगी। उसने कहा, ड्राइवर कई दिनों से पुलिस कस्टडी में था, लेकिन अचानक डिटेंशन सेंटर में डेड मिला। एक नोट भी मिला जिसमें लिखा था कि मैं डैमेज पे नहीं कर सकता, इसलिए अपनी लाइफ खत्म कर रहा हूं। मैंने कहा, यह पॉसिबल ही नहीं, कोई इंसान ऐसे ही अपनी जान नहीं देता। मैंने पूछा, उसके फैमिली कहां है? ली ने जवाब दिया, वो कई साल पहले डिवोर्स हो गया था और अकेला रह रहा था। मैंने ठंडे लहजे खाजे में कहा, दोबारा चेक करो, अगर इसमें हिटमैन का हाथ है तो किसी रिलेटिव को लेवरेज बनाया गया होगा। यही ट्रम्प कार्ड था जिसने उसे अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करने पर मजबूर किया होगा। ली अपनी सीट से उठा और बोला, सर मैं अभी सब कुछ पता करता हूं। इसी बीच नया दिन शुरू हो चुका था। सूरज तेजी से हाउसेस के ऊपर चमक रहा था। मिया यानी अंथोनी की वाइफ गुस्से में अंथोनी को डांट रही थी। बोली, तुम्हें तो बस खाना आता है और कुछ नहीं, तुम्हें अपनी बेटी में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। अंथोनी ने पूछा, क्या हुआ उसे? मिया ने जवाब दिया, लूसी रोज किसी लड़के के साथ घूमती रहती है। कल भी शेन पूरा इवनिंग उसका वेट करता रहा, लेकिन वो वापस ही नहीं आई। तभी सेकंड फ्लोर से 2 लड़के नीचे उतरे। पहला लुई था जिसने मां से पूछा, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? दूसरा शेन था जिसने पूछा, लूसी वापस आई क्या? मिया ने कहा, वो अभी आती होगी, तुम लोग ब्रेकफास्ट कर लो। शेन ने ठंडी सांस लेकर बोला, अगर लूसी को सच में मैं पसंद ही नहीं हूं तो बेटर है मैं खुद ही यहां से चला जाऊं। लुइडो ने तुरंत उसे टोका और बोला, बॉस होकर तू किसी गरीब स्टूडेंट से कैसे हार सकता है? वो लड़का बस एक असेट है, अटेंशन देने लायक भी नहीं। इसी पल लूसी घर वापस आई और उसके साथ मैं भी था। पूरी फैमिली शॉक में खड़ी रह गई। किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। मैंने काल्मली इंट्रोड्यूस किया, हेलो, मैं लूसी का नया बॉयफ्रेंड हूं। पहली बार उनके घर आया था और अपने साथ गिफ्ट में बस कुछ फ्रूट्स लाया था। लूसी का भाई लुई इस बात से बहुत नाराज हो गया। उसने फ्रूट्स मेरी तरफ फेंक दिए और बोला, गेट आउट, हमारे घर से निकल जाओ। मैंने लूसी के फादर की तरफ देखा और बोला, अंकल आपकी फैमिली सच में बहुत अमेजिंग है, लेकिन आपका बेटा बहुत बैडली बिहेव कर रहा है। एंथनी तुरंत गुस्से में बोला, चुप रहो, तुम्हारी बिजनेस एबिलिटी मुझे पसंद है, लेकिन आज तुमने ये पागलपन क्यों किया? तुम मेरी बेटी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हो। बेटर होगा कि अभी निकल जाओ। मैं जवाब देने ही वाला था कि शेन ने बीच में रोक दिया। उसने कहा, मुझे भी 2 शब्द बोलने दो। शेन ने अपना इंट्रो दिया और बोला कि वो सनशाइन कंपनी का यंग लीडर है और फ्यूचर में उसका प्रेसिडेंट बनेगा। यह सुनकर मुझे एक अजीब सा डेजा व्यू फील हुआ। अचानक शेन ने अपना बैंक कार्ड निकाला। उसने कार्ड मेरे पैरों के पास फेंकते हुए कहा कि इसमें 1 मिलियन पड़े हैं, पैसे ले और यहां से निकल जा। मैं उसकी लेवल तक गिरना नहीं चाहता था, इसीलिए बस खामोशी से उसे देखता रहा। लूसी को समझ नहीं आया कि आज शेन इतनी जल्दी अपनी आइडेंटिटी क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यूजुअली वो पैसों की परवाह नहीं करता और खुद को सनशाइन का हेड कहकर शो ऑफ भी नहीं करता। शेन ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया कि वो बस कुछ लोगों को उनकी औकात याद दिलाना चाहता है ताकि वो ऐसी चीजों के सपने भी ना देखें जिनके वो लायक नहीं है। मैंने अचानक उसका बैंक कार्ड उठा लिया। शेन को लगा कि मैंने पैसे लेने का फैसला कर लिया है दरअसल, लेकिन उसी मोमेंट मैंने कार्ड उसकी जैकेट की जेब में डाल दिया और बोला कि अपने बाप की मेहनत से कमाए हुए पैसे ऐसे जमीन पर मत फेंका कर। लूसी के मां बाप मेरे बिहेवियर से हैरान रह गए। शेन गुस्से से लाल हो गया और चिल्लाया कि यह तुम्हारा मामला नहीं है। आखिर मैं 30 अरब वैल्यू वाली कंपनी का यंग एग्जीक्यूटिव हूं। यह फैसला लूसी के पेरेंट्स करेंगे कि उनकी बेटी के लायक कौन है
मैंने काम होकर जवाब दिया कि और मैं चिंग कंपनी का प्रेसिडेंट हूं। पूरा हॉल शॉक में था। लूसी का पूरा फैमिली और शेन खुद भी, किसी ने सोचा नहीं था कि मैं कुछ निकलूंगा। मैं थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था क्योंकि दिखने में मैं एकदम गरीब स्टूडेंट लगता था। शेन ने मुझ पर यकीन नहीं किया। वो गालियां देने लगा और मुझे लायर कहकर इंसल्ट करने लगा। उसी टाइम टीवी पर न्यूज फ्लैश हुई। एंकर ने बताया कि कल कंपनी के फॉर्मर प्रेसिडेंट की सडन डेथ के बाद सिर्फ 19 साल का लड़का सू अब नया प्रेसिडेंट बन चुका है। रिपोर्टर्स ने यह भी दिखाया कि मेरी कंपनी की मार्केट वैल्यू अभी 130 अरब है। लूसी के फादर एंथनी थोड़ा ऑकवर्ड हो गए। उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं वाकई प्रेसिडेंट हूं। मैंने शेन की तरफ देखते हुए कहा कि मुझे खुशी होगी अगर फ्यूचर में हम कोऑपरेट करें। शेन का चेहरा उतर गया। उसने जल्दी से कहा कि उसे अर्जेंट काम है और अब उसे निकलना होगा। वो डोर स्लैम करके बाहर चला गया। किसी को अलविदा कहने का चांस तक नहीं मिला। लुई तुरंत मेरे गले लग गया और बोला कि उसे शुरू से ही लगा था मैं कोई आउटस्टैंडिंग इंसान हूं। माया ने मुझे टेबल पर बैठने के लिए इनवाइट किया और बोली कि वो खुद मेरे लिए खाना लाती है। मैंने बैठते ही एंथनी से कहा कि मैं असल में बिजनेस के लिए आया हूं। मेरी कंपनी चाहती है कि हम उसकी कॉरपोरेशन के साथ कोऑपरेट करें। एंथनी का जवाब कोल्ड था। उसने कहा कि उसकी जिंदगी में कभी भी चिंग कंपनी के साथ कोई कॉमन बिजनेस नहीं होगा और यह भी बोला कि मेरी कंपनी का प्रतिनिधि उसके घर आकर बिजनेस की बात करे, यह बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। ल्यूसी ने अपने फादर से पूछा कि वो मेरे साथ इतना रूड है, क्यों बिहेव कर रहे हैं। एंथनी ने साफ कह दिया कि कोऑपरेशन का सवाल ही नहीं उठता। मैंने काम होकर कहा कि मैंने ऑलरेडी अपने लोग भेज दिए मिए हैं ताकि चिंग और जाइशान के बीच का कॉन्फ्लिक्ट क्यों शुरू हुआ यह पता चल सके। मिया ने तुरंत अपने हस्बैंड से पूछा कि वो अपने बिजनेस के लिए कुछ अच्छा क्यों नहीं करना चाहता। फिर मेरी तरफ मुड़कर बोली कि अगर पॉसिबल हो तो मुझे इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पता लगाना चाहिए। मैंने जवाब दिया कि मेरे रिजल्ट्स के हिसाब से जब एंथनी और मिस्टर सैमुअल यंग थे तभी कुछ हुआ था। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही एंथनी गुस्से में खड़ा हो गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोला कि चुप रहो। वो जल्दी से अपनी सीट से उठा और मुझे खींचकर अपने साथ ले गया। फिर बोला कि वो मेरे साथ सारे डॉक्यूमेंट्स साइन करने के लिए तैयार है, लेकिन चेहरे पर गुस्से के साथ वार्निंग दी कि इस कॉन्फ्लिक्ट का जिक्र उसकी वाइफ के सामने करने की हिम्मत मैं कभी ना करूं। जल्दी ही चान को पता चला कि एंथनी ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था। इयन ने उसे बताया कि एंथनी 2 दिन बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने एक बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला है और चान बोला कि यह बिल्कुल इलॉजिकल है क्योंकि जाइशान हमारी कंपनी का बहुत समय से दुश्मन रहा है। फिर वो किसी लड़के की डिमांड्स कैसे मान सकता है। तभी उसके असिस्टेंट ने कहा कि शायद ये सब इसलिए हुआ क्योंकि सू ने लूसी को डेटिंग करना शुरू कर दिया है। चान गुस्से से भड़क गया और चिल्लाया कि इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी उसे पहले क्यों नहीं बताई गई। असिस्टेंट ने जवाब दिया कि उसे भी अभी अभी पता चला है। फिर उसने पूछा कि क्या बॉस चाहता है कि वो इस मैटर को पूरा इन्वेस्टिगेट करे। चान ने ठंडे अंदाज में कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो बस एक बच्चा हूं। वो मेरे कारण पैनिक नहीं होने वाला और ऊपर से उसने पहले ही प्लान बना लिया है कि मुझे कैसे डील करना है। इसी वक्त सिस्टम ने मुझे रिमाइंड किया कि डेडलाइन तक सिर्फ 4 दिन बचे हैं। मुझे टास्क जल्द से जल्द पूरा करना होगा। मैं थोड़ा शॉक में था क्योंकि यह साफ हो गया कि सैमुअल की मौत का सच पता लगाना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी समय ली भागता हुआ मेरे पास आया और बोला कि उसे कुछ अनबिलीवेबल मिला है। ट्रक ड्राइवर की एक बेटी है। 3 साल पहले वो विदेश पढ़ाई करने गई थी और तभी से वो आदमी कंस्ट्रक्शन साइट में ड्राइवर का काम करने लगा था। यही मुझे समझ आया कि ये बेचारा आदमी किसी जाल में फंस गया था, वरना एक ऑर्डिनरी ट्रक ड्राइवर अचानक अपनी बेटी को विदेश भेजने के लिए पैसे कहां से लाता। और फिर दिमाग में बिजली सी कड़की, असली किलर बहुत स्मार्ट था। उसने शायद 3 साल पहले ही पूरी प्लानिंग कर ली थी। ली मेरी बात से अग्री हुआ क्योंकि अभी तक हमें यह पता ही नहीं चल पाया था कि वो पैसे आए कहां से थे। और क्योंकि दुश्मन बहुत कनिंग और रूथलेस था, उसने मेरे लिए बॉडीगार्ड्स अरेंज कर दिए जो हर वक्त मेरे साथ रहेंगे। उसने कहा कि अब मुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे बॉडीगार्ड्स एलीट और फॉर्मर मिलिट्री से थे, स्पेशल फोर्सेस के ट्रेंड लोग। मैं प्लेजेंटली शॉक था और मैंने ली का शुक्रिया किया इस फेवर के लिए। फिर मैंने सारे बॉडीगार्ड्स को बाहर जाने को कहा क्योंकि मुझे ली से एक सवाल और पूछना था। मैंने अपनी पॉकेट से एक फोटोग्राफ निकाली जिसमें कंपनी के सारे लीडर खड़े थे। मैंने ली से पूछा, ये टेल आदमी कौन है और पिछली मीटिंग में क्यों नहीं था? ली ने बताया कि उसका नाम यन है। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर नहीं है लेकिन चान का बहुत करीब है।
कहा जाता है कि चान अपने ज्यादातर डर्टी काम उसी से करवाता है। ली ने मुझसे पूछा कि क्या मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन उसी से शुरू करना चाहता हूं, लेकिन मैंने कामली कहा कि मैं बस उसकी आइडेंटिटी जानना चाहता था। इसी दौरान सेक्रेटरी ने इयन को दीवार के पास खड़ा देखा। उसने पूछा कि जब वो उससे मिली तो उसने हेलो क्यों नहीं कहा। लड़की ने साफ कह दिया कि उसे कंपनी में उसका पीछा करना बंद करना चाहिए। इयन ने जवाब दिया कि उसके पास उसके लिए urgent काम है। उसने यह भी कहा कि उसने कंपनी के बाहर उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उसके कॉल्स उठाए ही नहीं। सेक्रेटरी ने साफ ऑब्जेक्ट किया। यह उसका काम नहीं है कि वो इयन की हेल्प करे। अचानक इयन ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला कि उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। अगर वो ना होता तो वो कभी कंपनी के प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी नहीं बन पाती। उसने वॉर्न किया कि अगर वो चाहे तो कल सुबह तक उसे यहां से बाहर निकलवा सकता है। फिर इयन ने उसे ध्यान से सुनने को कहा। अगर वो नहीं चाहती कि उसकी मौत हो तो उसे इयन की हेल्प करनी होगी। कुछ देर बाद मैं ऑफिस से बाहर निकला, बॉडीगार्ड से गुड बाय कहा और बता दिया कि आज के लिए वो फ्री हैं। मैंने कहा कि मैं घर जा रहा हूं और मुझे किसी एक्स्ट्रा कंपनी की जरूरत नहीं है। वो लोग बड़े उत्साह से बोले कि वो मुझे घर तक छोड़कर आएंगे। तभी सेक्रेटरी ने मुझे रोका और पूछा कि क्या मैं उसे लिफ्ट दे सकता हूं। उसने बताया कि उसकी कार खराब हो गई है और अगर मैं नहीं ले जा पाऊं तो वो टैक्सी बुला लेगी। मैंने कहा जरूरत नहीं, मैं खुद छोड़ दूंगा। थोड़ी ही देर में गार्ड्स पीछे पीछे आते हुए मैं उसे उसके घर तक लेकर गया। न जाने क्यों मैं उसके घर के अंदर भी चला गया। पहले तो समझ ही नहीं आया कि क्यों मान गया, लेकिन असल में वो बस मुझे एक ग्लास पानी पिलाकर थैंक्स कहना चाहती थी। गार्ड्स भी अंदर आना चाहते थे, मगर ग्रांट ने मजाक में रोक दिया। लगता है पानी पीने में पूरी रात लग जाएगी, डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। घर के अंदर आते ही मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। जगह काफी बिखरी हुई थी। माहौल हल्का करने के लिए मैंने मजाक किया कि जब मैं हॉस्टल में रहता था तो हालत इससे भी बुरी होती थी। तभी मेरी नजर सोफा पर पड़े उसके ब्रा पर पड़ी। मैंने हंसते हुए कहा कि लगता है सारा एनर्जी काम में ही खर्च कर देती हो। वो झेंप गई, तुरंत उसे उठा लिया और बोली कि मेरी चीजों को मत छुओ। वो किचन में चली गई। मैं लिविंग रूम में बैठा हुआ फोटोग्राफ्स देख रहा था। थोड़ी देर बाद वो पानी लेकर आई, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि उसने उसमें कुछ मिला दिया था। उसने कहा पी लो, और मैं अब भी दीवार पर लगी पिक्चर्स देख रहा था। मैंने कैजुअली पूछा तुम्हारी मॉम कहां है? उसने कहा कि उसकी मां अपने होमलैंड वापस चली गई हैं। जैसे ही मैं पानी पीने ही वाला था, मैंने उससे पूछ लिया, वैसे तुम इयन से रिलेटेड हो? तुम दोनों का सेम लास्ट नेम है। एक पल के लिए वो नर्वस हो गई, फिर जल्दी से बोली, नहीं, सिर्फ कोइंसिडेंस है। मैंने और कुछ नहीं पूछा, उसके वर्ड्स पर भरोसा कर लिया और बिना ज्यादा सोचे पानी पी लिया। मैं उठकर जाने ही वाला था, लेकिन दवा का असर अभी तक नहीं हुआ था, इसलिए उसने मुझे रोक लिया। उसने कहा कि उसके पास एक सवाल है जिस पर वो मुझसे कंसल्ट करना चाहती है। मैंने पॉज लिया और मुस्कुराकर बोला, लगता है आज रात तुम मुझे जाने नहीं दोगी। फिर मैं वापस सोफा पर बैठ गया और पूछा, बताओ किस बारे में बात करनी है? बाहर मेरे बॉडीगार्ड्स इंतजार कर रहे थे। मैंने तुरंत उन्हें एक SMS भेजा कि इस घर का इंटरनेट काट दो। ग्रांट ने फौरन रिएक्शन दिया और बाकी गार्ड्स को कहा कि सारे इनकमिंग केबल्स डिस्कनेक्ट करो और आसपास के टॉवर्स से सिग्नल ब्लॉक कर दो। उन्होंने सब तुरंत कैरी आउट कर दिया। मैंने फिर सेक्रेटरी की तरफ देखा और कामली पूछा, तो तुम मुझसे किस बारे में डिस्कस करना चाहती हो? लेकिन वो खामोश रही। बस इतना काफी था समझने के लिए कि उसने मुझे कुछ पिला दिया है। सवाल यह था, क्या उसे खुद भी पता है कि उसने मुझे क्या दिया? मैंने पूछा, तुम चाहती थी कि मुझे नींद आने लगे, राइट? उसके चेहरे के रिएक्शन से मुझे यकीन हो गया कि उसे लगा ये बस स्लीपिंग पिल है। किसी ने उसे ट्रिक किया था। असल में ये एक एफ्रोडीजियक था। अगर उसे सच में पता नहीं तो इसका मतलब असली दुश्मन कोई और है। वो मेरी तरफ देखकर हैरान थी। मेरा चेहरा लाल हो रहा था, लेकिन मैं सो क्यों नहीं रहा? उसे शक होने लगा कि शायद उसने ज्यादा डोज दे दी है। अचानक मेरी नजर गई, सॉकेट में एक हल्की सी फ्लिकर, एक हिडन कैमरा चालू हो गया था। इयन और उसके लोग सब देख रहे थे। वो चाहते थे कि मैं उनके ट्रैप में फंसकर बुरा रिएक्ट करूं। मैं लड़खड़ाते हुए उस लड़की के पास पहुंचा। अंदर की हीट बेकाबू हो रही थी। वो घबराकर बोली, तुम्हें फीवर है, तुम्हें तुरंत अस्पताल जाना चाहिए।
लेकिन मैं उसके इतने पास आ चुका था कि खुद पर कंट्रोल खोने ही वाला था। मैंने फोन उठाया, लेकिन तभी रियलाइज हुआ कोई कनेक्शन नहीं था। सिग्नल गायब, इंटरनेट डेड, बाहर इंटरफेरेंस कट चुका था और कहीं इयन और उसके लैकीज गुस्से में तिलमिला रहे थे क्योंकि उनका फन वाला प्लान धीरे धीरे उनके हाथ से फिसल रहा था। मैंने अचानक उसे जमीन पर धक्का देकर गिरा दिया और गुस्से में चिल्लाया, तुम कितनी स्टूपिड हो! तुम्हें समझ भी नहीं आया कि वो तुम्हें किस तरह इस्तेमाल करने वाले थे। उसके बाद मैं जल्दी से उठकर दूसरे रूम में गया और उसे बोला, जाओ मुझे आइस लेकर आओ। मैंने उसे सीधे पूछा, बताओ वो लोग तुम्हें कैसे यूज करना चाहते थे? थोड़ी देर बाद बॉडीगार्ड आया और पूछा, सर कहां हैं अभी? लड़की बोली, वो शॉवर ले रहे हैं। ग्रांट मुस्कुराया, लगता है बॉस हर काम बहुत जल्दी कर लेते हैं। तभी मैं शावर से बाहर आया। टॉवल में लिपटा हुआ बॉडीगार्ड बोला, सर आप अभी यंग हैं, आपको यह सब प्रॉपरली करना नहीं आता। मैंने गुस्से में उसे रोका, चुप रहो और काम करो। मैंने कहा, इस रूम में हिडन कैमरा है। ग्रांट तुरंत लड़की के पास गया और पूछा, क्या तुम सब कुछ सीक्रेटली रिकॉर्ड करने वाली थी? लड़की घबरा गई, नहीं मुझे कुछ नहीं पता। मैंने ग्रांट को ऑर्डर दिया, हिडन कैमरा ढूंढो। फिर मैंने लड़की से पूछा, तुम जानती हो यह ड्रग क्या था? उसने कहा, मुझे तो स्लीपिंग पिल्स दी गई थी। मैंने कहा, तुम्हें लगता है कि सिर्फ मेरी बिना कपड़ों की फोटो काफी होगी? सच यह है कि उन्होंने तुम्हें एफ्रोडीजियाक दिया ताकि तुम्हें मेरे खिलाफ फंसाया जा सके। लड़की शॉक में थी, उसे यकीन नहीं हुआ। उसी वक्त ग्रांट ने सॉकेट से हिडन कैमरा निकाल लिया। मैंने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारा अपना बाप तुम्हारी इज्जत बेचने को तैयार है, सिर्फ अपने फायदे के लिए? लड़की कांपते हुए बोली, आपको कैसे पता? आप मेरे फादर के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हैं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो बस अंदाजा लगाया था और लगता है वो सही निकला। लड़की की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने धीरे से कहा, यन सच में मेरा फादर है। 15 साल पहले उसने कहा कि उसके पिता ने उसे बीमार मां के साथ छोड़ दिया और दूसरी औरत के पास चला गया। 3 साल पहले वो यहां काम करने आई, लेकिन उसका कोई नहीं था। इसी वजह से वो बिल्कुल टूट चुकी थी। तभी उसकी मुलाकात उससे हुई। उस वक्त तक इयन पहले ही कंपनी में लोअर मैनेजमेंट की पोजीशन पर था। उसने उसकी मदद की, उसे जॉब दिलाई और इस वजह से वो भूखों मरने से बच पाई। अपने पिता से नफरत होने के बावजूद वो इतनी आसानी से उन्हें ठुकरा नहीं पाई। ग्रांट ने मुझे बताया कि उसने बेडरूम में 3 और हिडन कैमरास और बाथरूम में एक और कैमरा खोज लिया। साफ था कोई मेरी रेपुटेशन को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। मैंने सोचा, अब भी क्या वो अपने पिता पर शक नहीं करेगी, जबकि ये सब उसकी आंखों के सामने था। लेकिन वो रो पड़ी और कहने लगी कि वो यकीन नहीं कर सकती, शायद उसके पिता को भी किसी ने मिसलीड कर दिया हो। ग्रांट ने उसे स्टूपिड कहा, लेकिन मैंने उसे रोका। मैंने कहा कि मैं चान को एलिमिनेट करने वाला हूं, लेकिन इसके लिए मुझे पहले इयन तक पहुंचने का रास्ता चाहिए और उसके लिए मुझे उसकी मदद चाहिए। अगर वो मदद नहीं करना चाहती तो मैं उसे मजबूर नहीं करूंगा। कुछ देर बाद मैं बॉडीगार्ड्स के साथ निकल गया। वो अकेली रोती रही, समझ ही नहीं पा रही थी कि ऐसी सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए। उस शाम उसने अपने घर में लगे हिडन कैमरास को देखा और अपने अतीत की बातें याद करने लगी। कैसे उसे हर जगह से निकाला गया, बार बार बोला गया कि वो यूजलेस है, यहां तक कि अप्लाई करने पर भी इंसल्ट किया गया, और फिर सिर्फ इयन ही था जिसने उसे सहारा दिया। इसी वजह से उसने ठान लिया कि वो अपने पिता को एक और चांस देगी। वो अपने पिता के ऑफिस में जाने ही वाली थी जब उसने अंदर से उनकी बातें सुनी। उनके दोस्त कह रहे थे कि उन्होंने बहुत रूथलेस लोग देखे हैं, लेकिन इयन बिल्कुल अलग लेवल का है, क्योंकि उसने अपनी ही बेटी को पॉन बना दिया और पूरे 3 साल तक उसे चेसबोर्ड की तरह चलाया। उसे समझ आया कि उसके पिता ने जानबूझकर कंपनी बॉस से कह रखा था कि उसे हायर न करें, ताकि जब वो पूरी तरह से टूट जाए तभी वो हाथ बढ़ाकर उसे अपने कंट्रोल में ले सके। उसने पूरी कॉन्वर्सेशन सुन ली। उन शब्दों ने उसे तोड़ दिया। इयन के दोस्तों ने उससे पूछा कि क्या वो उन्हें हिडन कैमरा की फुटेज दिखा सकता है। इयन ने जवाब दिया कि वो अपने लोग भेजेगा, मेमोरी कार्ड निकलवाएगा और फिर उन्हें वीडियो भेज देगा। उस वक्त मैं घर लौट रहा था। ग्रांट ने मुझसे पूछा कि मैंने उसे क्यों नहीं हटाया, जबकि उसने इतनी खुली धोखेबाजी की। मैंने कहा कि सबसे मुश्किल काम होता है परिवार को छोड़ देना। मैं तो सिर्फ उसका बॉस हूं, फिर वो मुझे बचाने के लिए अपने पिता को क्यों छोड़ेगी। मैं और भी शॉक्ड था
कि मेरी खुद की सेक्रेटरी भी चांद की व्यक्ति निकली। लेकिन ग्रांट ने मुझे तसल्ली दी कि मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो और उसके लोग पूरी तरह से मेरे लॉयल हैं। मैंने उसे कहा कि मुझे उनके काम करने के तरीके से पूरी तरह सेटिस्फैक्शन है और मैं उन पर 100% भरोसा करता हूं। ग्रांट ने मन ही मन सोचा कि इतनी कम उम्र में मैं मल्टी बिलियन कंपनी चला रहा हूं और अपने सबॉर्डिनेट्स पर बिना शर्त भरोसा करता हूं। साथ ही चारों तरफ ताकतवर दुश्मनों से घिरा होने के बावजूद मेरे चेहरे पर कभी डर नहीं झलकता। हमेशा काम पर फोकस्ड रहता हूं। उसने देखा कि मेरी भौहें थोड़ी तनी हुई थीं और समझ गया कि मैं वाकई किसी बहुत बड़े बिजनेस प्रॉब्लम से जूझ रहा हूं। मैं बस अपने फोन पर किसी लड़की को डांस करते हुए देख रहा था। मन ही मन सोचा कि आजकल कोई भी स्ट्रीमिंग शुरू कर देता है और ढेर सारे शॉर्ट साइटेड व्यूअर्स को खींच लेता है। वक्त गुजरता गया और मैं अपने घर पहुंच गया। मैंने अपने बॉडीगार्ड से कहा कि वो मुझे कल सुबह लेने आ जाए। मेरे पास टास्क पूरा करने के लिए अब सिर्फ 2 दिन बचे थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि मुझे बिल्कुल घबराहट नहीं हो रही थी। मेरे सामने गंभीर समस्याएं खड़ी थीं। फिर भी मैं उन्हें ठंडे दिमाग से हल कर रहा था। शायद इसकी वजह यही थी कि सिस्टम ने मुझे ऐसा ही कैरेक्टर दिया था। मैं घर में प्रवेश करने ही वाला था कि तभी सेक्रेटरी दौड़ती हुई आई और बोली कि उसे मुझसे सीरियस बात करनी है। मैंने उसे अंदर आने को कहा। वो चुपचाप अंदर गई और लिविंग रूम में बैठ गई। उसने कहा कि इयन इतने सालों से उसका इस्तेमाल कर रहा था और वो सिर्फ उसकी पौन भर थी। वो उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला था और अब वो उसे वापस चुकाना चाहती थी। उसने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद को भी कुर्बान करने के लिए तैयार है, बस इतना हो कि वो अपने पिता से बदला ले सके। लेकिन मैं ऐसा कुछ मांगने वाला नहीं था। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि मैं उसकी मदद करूंगा ताकि वो अपने पिता से बदला ले सके। मेरी बातों और मेरे बिना किसी स्वार्थ के उसे सपोर्ट करने की इच्छा सुनकर उसकी आंखें भर आईं। अगली सुबह येन अपने घर से निकला और किसी को फोन किया। उसने उन्हें कहा कि मेरे बाहर निकलने तक इंतजार करें। फिर वो सेक्रेटरी के घर में दाखिल हुआ ताकि हिडन कैमरास उठा सके। लेकिन उसी वक्त वो सामने आ गई। उसके हाथ में वही कैमरा थे। उसने हाथ बढ़ाकर पूछा कि क्या यही चीज वो ढूंढ रहा था। इयन हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि उसकी बेटी के हाथ में उसके अपने टूल्स कैसे आ गए। लड़की ने उससे पूछा कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि उसने सिर्फ ड्रग्स से धोखा नहीं दिया बल्कि उसके घर में छिपे कैमरे भी लगा रखे थे। उसका पिता सफाई देने लगा। उसने कहा कि यह सब डायरेक्टर चांद की वजह से हुआ। दावा किया कि चांद चाहता था सब कुछ परफेक्टली हो, लेकिन उसी ने गलत गोली दी और घर में कैमरास भी चुपके से लगवा दिए बिना उसे बताए। जब तक इयन को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर इयन ने उससे पूछा कि क्या सच में मैंने कैमरास खोज लिए थे। उसने कहा कि ये सब बातें अंदर बैठकर करनी चाहिए क्योंकि वो थक चुकी है। दोनों उसके घर के अंदर चले गए। इयन ने पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ और क्या उनकी योजना कामयाब रही। अचानक इयन की पत्नी आ गई और पूछने लगी कि उसके पास खड़ी ये लड़की कौन है। इयन ने बस इतना कहा कि ये उसकी वर्क कॉलीग है। सेक्रेटरी ने इयन की वाइफ से बचने के लिए कहा कि बेहतर होगा अगर वो उससे उसके ऑफिस में बात करे। दोनों अंदर गए। चलते समय उसके दिमाग में मेरी कही बात गूंज रही थी कि अगर हालात बदलने का कोई टर्निंग पॉइंट होगा तो वो इयन के कंप्यूटर से ही शुरू होगा। उसने अपने पिता को वीडियो कैमरा थमा दिया। इयन ने तुरंत पूछा कि मेमोरी कार्ड्स कहां हैं, लेकिन उसने इतनी आसानी से देने से मना कर दिया। उसने साफ कहा कि उसे 8 मिलियन चाहिए वरना उसे कुछ नहीं मिलेगा। इयन मुश्किल में पड़ गया। उसकी बेटी के हाथ में वो सब कुछ था जिसकी उसे जरूरत थी। बिना रिकॉर्डिंग के वो मुझे बर्बाद नहीं कर सकता था, लेकिन इतनी भारी रकम देना भी उसके लिए आसान नहीं था। उसने बहाना बनाया कि उसे पहले अपने बॉस से सलाह करनी होगी। वह ऑफिस से बाहर निकला और कॉल करने लगा। जैसे ही वो बाहर गया, लड़की ने मौका देखकर एक फ्लैश ड्राइव कंप्यूटर में डाली और वो वायरस स्क्रिप्ट चला दी जो मैंने उसे दी थी। उसी समय मैं बाहर अपने बॉडीगार्ड के लाए हुए प्रोग्रामर के साथ बैठा था और रिमोट ट्रैकिंग कर रहा था। हम इयान के कंप्यूटर से कोई भी वैल्यूएबल डेटा निकालने की कोशिश कर रहे थे। हैकर ने जल्दी ही एक हिडन फोल्डर ढूंढ लिया, लेकिन वो पासवर्ड से लॉक था। यह बड़ी समस्या नहीं थी, बस हमें थोड़ा और वक्त चाहिए था। लेकिन इयन वापस लौट रहा था। इयन लौट आया और पैसे ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने कहा कि वो पहले वीडियो रिकॉर्डिंग्स देखना चाहता है। जैसे ही उसने ऑफिस में कदम रखा, उसने अपनी बेटी को कंप्यूटर के पास खड़ा देखा और गुस्से में पूछा कि वो क्या कर रही है। लड़की पलटी और बोली कि उसके पास जरा भी कॉन्शियंस नहीं है, यहां तक कि उसने अपनी डेस्क पर उसकी और उसकी मां की तस्वीर तक नहीं रखी।
इयन भड़क गया और बकवास बंद करने को कहा। साथ ही डिमांडेड किया कि सीसीटीवी फुटेज तुरंत दी जाए क्योंकि उसने पैसे रेडी रखे हैं। लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उसका कहना था कि पहले पैसे ट्रांसफर करो, फिर रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। इयन ने चेतावनी दी कि उसे धोखा देने की कोशिश मत करना, वरना वो उसकी दुश्मन बन जाएगी। आखिरकार उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए और टेप्स की मांग की, मगर लड़की ने कोल्ड आवाज में कहा कि क्योंकि वो उसका पिता है, वो कभी उसे वो वीडियो देखने नहीं देगी जिनमें उसने उसे पॉवन की तरह इस्तेमाल किया। उसने साफ कर दिया कि उसका असली मकसद मुझे और लूसी को अलग करना था, और अब सब उल्टा होगा क्योंकि वो वीडियो रिकॉर्डिंग्स पहले ही लूसी को भेज चुकी थी। इयन गुस्से से पागल हो गया। उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़कर चिल्लाया कि टेप्स तुरंत दो, वरना वो उसे कभी इस घर से जिंदा बाहर नहीं जाने देगा। उसी समय लूसी का परिवार कंपनी हेडक्वार्टर्स पहुंच चुका था। बोर्ड रूम में खड़ा चान अपने असिस्टेंट को आदेश दे रहा था कि सभी को सूचित करो, मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अब शुरू होगी। मैं पहले से ही मीटिंग शुरू होने का इंतजार कर रहा था, सोफे पर बैठा हुआ। तभी सेक्रेटरी मेरे पास आई और बोली कि कुछ ही मिनटों में बोर्ड मेंबर आ रहे हैं। मैंने सीधा खड़े होकर गहरी सांस ली। अब निर्णायक लड़ाई का वक्त आ चुका था। उधर इयन और उसकी बेटी में भयंकर झगड़ा चल रहा था। उसने उसे जमीन पर धक्का देते हुए कहा कि उसके पास बेवकूफ की सहने का समय नहीं है। उसने आखिरी बार चेतावनी दी कि मेमोरी कार्ड तुरंत सौंप दो। तभी उसका फोन बजा। चान का कॉल था। उसने इयन को बताया कि एंथनी अभी अपनी बेटी के साथ कंपनी पहुंच चुका है। इयन की आंखों में जीत की चमक आ गई, मगर मुझे पहले से पता था कि रिकॉर्डिंग्स लूसी तक पहुंच चुकी हैं। इसी बीच बैठक शुरू हो गई। लुई खड़ा हुआ और गुस्से से सबके सामने बोलने लगा। उसने चिल्लाकर कहा कि चिंग कंपनी ने ताइशान परिवार की कोई इज्जत नहीं रखी और मैं कंपनी का प्रेसिडेंट होते हुए उसकी बहन के साथ धोखा कर रहा हूं। उसने ताने से कहा कि अगर मुझे लगता है कि मैं लूसी के साथ रिश्ता बनाए रख सकता हूं तो मैं पूरी तरह मूर्ख हूं। चान इस पूरे नजारे से बेहद खुश था। वो लुई की हर बात का मजा ले रहा था। उसने कहा कि लुई के आरोप बहुत कीमती हैं। मैंने लुई को शांत रहने की सलाह दी और कहा कि अगर उसे कुछ कहना है तो मेरे ऑफिस में आकर अकेले बात करें। लेकिन चान ने ठहाका लगाकर मेरी बात बीच में ही काट दी। उसने कहा कि मैं एक बोर्ड मेंबर हूं और अब मुझ पर सार्वजनिक तौर पर आरोप लगे हैं तो फैसला भी सबके सामने होगा। उसने हाथ हिलाकर इशारा किया और अचानक कमरे में रिपोर्टर्स घुस आए। मेरे गार्ड्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर चान ने आदेश दिया कि उन्हें अंदर आने दिया जाए। ऊंची आवाज में उसने घोषणा की कि मीडिया की मौजूदगी इस बात का सबूत होगी कि उनकी कंपनी को न किसी चीज से डर है और न ही किसी झूठ से छिपने की जरूरत। मैंने पूछा कि क्या यह सब वाकई जरूरी है, मगर चान मुस्कुराया और बोला कि वो बस मुझे अपनी प्रतिष्ठा साफ करने का फेयर चांस दे रहा है। तभी लूसी आगे बढ़ी। उसके हाथ में लैपटॉप था। उसने साफ कहा कि अगर सबको सच्चाई देखनी है तो वो उसकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसी पल येन भी ऑफिस में आ धमका। चान ने घमंड से चारों ओर देखा और कहा कि यह सब उसके खिलाफ युद्ध छेड़ने वालों के लिए एक कीमती सबक होगा। लूसी ने प्ले दबाया। रिकॉर्डिंग में चान और इयन की बातचीत सुनाई दी। चान की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। वो कह रहा था कि सैमुअल अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है और अगले कुछ दिनों में उसकी हत्या होनी ही चाहिए। इयन ने जवाब दिया कि ट्रक ड्राइवर पहले से तैयार है और वह इसे कल दोपहर तक पूरा कर सकता है। पूरा कमरा सन्न रह गया। हवा जैसे थम गई। चांद दहाड़ा कि रिकॉर्डिंग तुरंत बंद करो। उसने आदेश दिया कि कैमरे ऑफ कर दो और कोई एक भी सेकंड और रिकॉर्ड न करे। लेकिन नुकसान हो चुका था। पत्रकार सब कुछ देख चुके थे। अब उन्हें समझ आ गया था कि प्रेसिडेंट की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि ठंडी योजना का नतीजा थी। चांद पागलपन की हद तक गुस्से में आ गया। उसने अपने गार्ड्स को आदेश दिया कि सभी रिपोर्टर्स को पकड़ लो, उनके फोन तोड़ दो और कैमरे यहीं तबाह कर दो। मैंने ग्रांट और बाकी सबको कहा कि अब वक्त आ गया है, चलो मूव करो। मेरे बॉडीगार्ड्स पहले से रेडी खड़े थे। मेरे एक इशारे पर उन्होंने चांद के गार्ड्स को ऐसे साफ कर दिया जैसे कोई वैल्यू ही ना हो। मैं चाहता था रिपोर्टर्स सब कुछ अपनी आंखों से देखें, अब और छुपने छुपाने का खेल नहीं। चांद पूरी तरह अपना आपा खो बैठा। वो इयन पर चिल्लाया कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके ऑफिस में हिडन कैमरा लगाने की। इयन ने बहाना बनाया कि उसने सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए रिकॉर्ड किया था। बेकार एक्सक्यूज। आखिर में उसे एक्सपोज करने वाली उसकी अपनी बेटी निकली। फिर पुलिस आ गई। मैंने देखा उन्होंने चान और इयन दोनों को सैमुअल के मर्डर में सस्पेक्ट घोषित कर दिया। पुलिस ने चान और इयन दोनों को हथकड़ी लगाकर ले जाया। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे। डिग्निटी बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। मुझे जरा भी सिंपैथी नहीं हुई, उसके बाप के लिए भी नहीं। सब सेटल होने के बाद लूसी ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा,
तुम और मेरे भाई ने अपना रोल परफेक्टली निभाया। मैंने बस हल्का सा सिर हिलाया। ये मिशन नाम या शोहरत के लिए नहीं था, सिर्फ नतीजे के लिए था। तभी सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। मिशन कंप्लीट, नई आइडेंटिटी अनलॉक हो गई। मुझे तुरंत महसूस हुआ कि सब कुछ बदल चुका है। अब मैं सिर्फ चिंग कंपनी का प्रेसिडेंट नहीं था, मेरे पास एक और नाम था, लॉर्ड, दुनिया का सबसे खतरनाक असैसिन। ये टाइटल मैंने मांगा नहीं था, लेकिन अब दुनिया इसी नाम से मुझे पहचानेगी। कोई भी टारगेट हो, मेरे शिकंजे से बच नहीं पाएगा। कभी कभी अंदर से शांति की चाह उठती थी। सोचता था सब छोड़कर सिंपल लाइफ जी लूं, बिट्रेयल और खून खराबे से दूर। लेकिन अंदर से जानता था एनिमीज कभी रुकते नहीं। मैं आराम से बैठ ही नहीं सकता, अब भी नहीं। सिस्टम ने मुझे नई स्किल्स दी, स्टेल्थ, इनसाइट, हीलिंग, निशानेबाजी और हैंड टू हैंड कॉम्बैट, सब कुछ सर्वाइवल के लिए। अब मिशन साफ था, हर खतरे को खत्म करना जो इस आइडेंटिटी से जुड़ा है, और जिंदा रहना। कोई टाइम लिमिट नहीं थी, और ये स्किल्स अब हमेशा मेरे पास थीं। कुछ देर बाद ली मेरे पास आया और बोला कि पुलिस ने कंफर्म कर दिया है कि वीडियो असली है। चान और इयन को कम से कम उम्र कैद होगी, लेकिन मेरे लिए यह काफी नहीं था। मैंने ठंडी आवाज में कहा, नहीं, मुझे उनकी मौत की सजा चाहिए, तभी अनसर्टेनिटी खत्म होगी। ली ने बिना बहस किए अग्री कर लिया। उसे भी पता था चान को हटाना मतलब उसके लिए भी रास्ता साफ होना। मैं अभी जवान था, लेकिन मेरा इरादा लोहे से भी सख्त था। ली के जाने के बाद मैंने 5 बिजनेस कार्ड्स उठाए, दीवार पर फेंके और एक पेन से एक ही बार में उन सबको छेद दिया। फर्स्ट क्लास के किलर की पहचान। सून, मैंने ग्रांट को सीधा कहा, ग्रांट, मैं तुझे चैलेंज करना चाहता हूं। वो ठिठक गया, आंखें चौड़ी हो गईं। बॉस, आप चाहते हो कि मैं आपको मारूं, वो भी पूरी ताकत से? मैंने सिर हिलाया। हां, बिना होल्ड बैक किए। ग्रांट झिझका, लेकिन मना करने की हिम्मत नहीं थी। उसने मुक्का पूरी ताकत से मेरे कंधे पर मारा। मैं बिल्कुल भी नहीं हिला, असर ऐसा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उल्टा ग्रांट ने एग्जैजरेटेड अंदाज में अपना हाथ पकड़ लिया और जमीन पर गिर गया। बॉस, आप तो ऐसे हो जैसे बॉडी पर आर्मर पहना हो। लगता है मेरा हाथ टूट गया। मैं तुरंत समझ गया, वो एक्टिंग कर रहा है, ऐसे वफादार लेकिन डरपोक आदमी से असली ट्रेनिंग मुमकिन नहीं थी। मुझे असली स्पारिंग चाहिए था। यही सोचकर मैं एक लोकल बॉक्सिंग कंपटीशन देखने गया। भीड़ में ब्लेंड होकर बैठा था, फाइटर्स को देख रहा था, लेकिन सबके मूव्स स्लो और प्रेडिक्टेबल थे। मैंने खुद से बुदबुदाया, इन सबको हराना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। मेरी आवाज गलत कानों तक पहुंच गई। पास खड़ा एक मस्कुलर ट्रेनर मेरी तरफ घूरने लगा। ये मेरे फाइटर हैं, तू सोचता है तू इनसे बेहतर है किड? मैंने काल्मली उसकी आंखों में देखा। हाँ, आई एम सीरियस। ये सुनकर वो भड़क गया। उसने मुझे रिंग में बुलाया। यकीन था कि मैं पछताऊंगा। मैंने बिना हेजिटेशन एक्सेप्ट कर लिया। रिंग के अंदर उसका सबसे बड़ा बॉक्सर हंसते हुए बोला, तेरे जैसे वीक आदमी में इतनी हिम्मत, अगर मैं तुझसे हार गया तो आज ही ये बॉक्सिंग क्लब बंद कर दूंगा। तभी माहौल बदल गया। शेन जिम में दाखिल हुआ। उसे देखते ही मेरी नसें तेज दौड़ने लगीं। लूसी की वजह से उसके दिल में मेरे लिए नफरत उबल रही थी। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे जिंदा निकल जाएगा। मैच शुरू होने से पहले शेन ने बॉक्सर के कान में फुसफुसाया, अगर तूने इसे हराया तो मैं तुझे $1 मिलियन दूंगा। बॉक्सर की आंखें चमक उठीं। उसके लिए यह रकम जिंदगी भर की सिक्योरिटी थी। कोच ने घमंड से हंसते हुए कहा, यह लड़का ओवरसीज से आया है, इसका निकनेम है वाइल्ड मॉन्स्टर, इलीगल सर्किट्स में लड़ चुका है। वाइल्ड मॉन्स्टर बिजली जैसी स्पीड से मेरी तरफ झपटा। उसकी मुट्ठी हवा चीरती हुई आई, लेकिन मैं पहले ही गायब था। मेरा बॉडी एफर्टलेस मूव कर गया, जैसे स्ट्राइक डॉज करना कोई खेल हो। कोच का चेहरा जम गया, माथे पर पसीना उतर आया। ये तो बस एक्सीडेंट था, फिर से मारो। वाइल्ड मॉन्स्टर ने दांत भींचे, नसें फूल गईं। मैंने ऊंची आवाज में कहा, डोंट होल्ड बैक, मुझे अपनी असली स्ट्रेंथ टेस्ट करनी है, पूरी ताकत से मारो। उसकी आंखों में आग भड़क गई। तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, अब तेरा हर हिस्सा तोड़ दूंगा। भीड़ सांस रोके खड़ी थी। शेन एक कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा था। झरघुली आवाज में बोला, यही होता है जब कोई मेरी लड़की चुराने की हिम्मत करता है। द वाइल्ड मॉन्स्टर ने घूंसे पर घूंसे बरसाने शुरू किए, लेकिन मैं हर बार आसानी से डॉज करता रहा। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। क्या बस इतना ही कर सकता है ये? बॉक्सर गुस्से से बोला, तू तो चूहे की तरह भाग रहा है, रिंग में इधर उधर दौड़ रहा है, मारने की हिम्मत ही नहीं है तेरे में। मैंने सोचा कि उसके चेहरे पर पंच नहीं मारना चाहता, इसलिए उसका हाथ निशाना बनाया। जैसे ही वो दोबारा मुझ पर झपटा, मैंने सही मौका पकड़कर उसके हाथ पर वार कर दिया। क्रैक।
हड्डी टूटने की आवाज गूंजी। बॉक्सर का हाथ टूट चुका था। पूरा हॉल स्टंड रह गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। सच कहूं तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी ताकत अब इतनी बढ़ चुकी है। शेन का चेहरा उतर गया। वो तुरंत निकलना चाहता था, लेकिन मैंने उसी वक्त उसकी तरफ नजर घुमा दी। शेन ठिठक गया। मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। वो डर के मारे मुंह दबाकर बोला, ओह, क्या कोइंसिडेंस है, तुम यहां क्या कर रहे हो? उसके गार्ड्स ने मुझे रोकने की कोशिश की। बॉस से दूरी बनाए रखो, लेकिन मैंने दोनों को पकड़कर उनके सिर आपस में जोर से टकरा दिए। वो वहीं गिर पड़े। अब मैं शेन के सामने था। मैंने ठंडे लहजे में कहा, मैंने सब सुना है। ट्रेनर को बोल रहे थे ना, अगर तेरा आदमी मुझे हरा दे तो तू उसे $1 मिलियन देगा। शेन कांपते हुए बोला, नहीं, वो तो बस गलती से कोइंसिडेंस। मैंने उसे कड़क चेतावनी दी, यह पहली और आखिरी बार है। अगर दोबारा मेरे खिलाफ चाल चली तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहकर मैंने उसे छोड़ दिया। शेन और उसके लोग झुककर बोले, विश यू वेल सर। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। सब कहने लगे कि शेन का टफ गाय इमेज टूट चुका है। असल में वो एक कायर निकला। मैंने उनकी बातें अनसुनी कर दी और बाहर निकलकर सड़क पर चलते हुए अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया। मैंने कहा, लंच के लिए चलें। उसने हंसकर जवाब दिया, मैं तो कॉलेज में हूं और अगर तुम ऐसे ही क्लासेस मिस करते रहे तो एक दिन सच में एक्सपेल कर दिए जाओगे। मैंने बस इत्मीनान से कहा, चिंता मत करो, डायरेक्टर से ऑलरेडी बात हो चुकी है। अगले हफ्ते मैं यूनिवर्सिटी को 3 मिलियन डोनेट करूंगा एजुकेशन फंड के लिए, और बदले में वो मेरी सेशन संभाल लेंगे। मगर उसी वक्त मैं अकेला नहीं था। पास की बिल्डिंग की छत से मुझे कोई देख रहा था। एक लड़की ने फुसफुसाकर कहा, लॉर्ड, इतना यंग, सोचा नहीं था। उसका साथी बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सून वो लाश बनकर गिरेगा। उसे ढूंढने में मैंने बहुत वक्त लगाया है। अचानक मैंने उनकी दिशा में नजर घुमा दी। मेरी आंखें सीधे उनकी तरफ टिक गईं। लड़की घबरा गई। लड़का सन्न रह गया। इतनी दूर से उसने हमें देख कैसे लिया? जब उन अजनबियों ने दोबारा उसी जगह पर निशाना साधा जहां मैं कुछ पल पहले खड़ा था, तो उन्हें वहां कोई नहीं मिला। मैं पहले ही इमारत के कोने से गायब हो चुका था। शुरू में मुझे लगा ये कातिल शेन ने भेजे होंगे, लेकिन तुरंत समझ आया इतनी जल्दी वो सब ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। ये मेरे न्यू आइडेंटिटी से जुड़े पुराने दुश्मन थे। मैंने तुरंत ग्रांट को कॉल किया और सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद उसने रिपोर्ट दी कि विला के चारों ओर उसने 30 और लोग तैनात कर दिए हैं और पेरीमीटर पर इंफ्रारेड सेंसर्स लगा दिए हैं। कोई पास आया तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। मैंने उसके काम की तारीफ की और सबको आराम करने को कहा। उधर दुश्मन दूर से देख रहे थे। उन्होंने देखा कि सिक्योरिटी पहले से दोगुनी हो गई है। लड़की ने ताना मारा, लॉर्ड का रेजिग्नेशन कोई हैरानी की बात नहीं। अब तो ये अपनी जान बचाने के लिए प्राइमेटिव डिफेंस पे भरोसा कर रहा है। लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि ये सब मैंने जानबूझकर किया है। ये डिफेंस असली सुरक्षा नहीं, ये तो एक बेट था जिससे वो निश्चिंत हो जाए और जैसे ही मौका सही लगे मैं उन्हें एक ही वार में खत्म कर दूं। बस सवाल यह था कि सही वक्त कब आएगा। तभी मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर हिडन नंबर था। मैंने उठाया। उधर से एक हल्की हंसी के साथ आवाज आई, कैसे हो लॉर्ड? आवाज पहचानते ही मेरे माथे पर शिकन आ गई। टोनी मेरा पुराना एजेंट, लेकिन अब क्यों कांटेक्ट कर रहा था जब मैंने सब कुछ छोड़कर शांति से जीने का फैसला कर लिया था? मैंने गुस्से में पूछा, तूने डायरेक्ट कॉल करने की हिम्मत कैसे की? रूल्स भूल गया क्या? टोनी बस हंसा और बोला, रिस्क तो लेना पड़ता है क्योंकि मेरे पास तेरे लिए एक आसान और बड़ा ऑर्डर है। मैं थोड़ा इंट्रीग्ड हुआ और उसे बोलने दिया। उसने कहा, टारगेट यहीं चाइना में है। क्लाइंट बहुत जनरस है, $3.5 मिलियन देने को तैयार। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। इतने पैसे सिर्फ किसी बड़े आदमी के लिए ही दिए जाते हैं। लेकिन टोनी ने बड़े कैजुअल तरीके से कहा, बस एक कॉरपोरेशन का प्रेसिडेंट है, आसान काम है। थोड़ी देर बाद मुझे एक मेल मिला। जब खोला तो मेरी सांसें थम गईं। स्क्रीन पर जो फोटो थी वो मेरी ही थी। कॉन्ट्रैक्ट मेरे ही सर पर रखा गया था। उस वक्त टोनी कहीं समुद्र तट पर औरतों के बीच मजे कर रहा था। लेकिन मैंने उसे दोबारा कॉल किया। उसने सोचा मैं डील पक्की करने के लिए फोन कर रहा हूं, मगर मैंने साफ कहा, क्लाइंट का नाम बता। टोनी घबरा गया, बहाने बनाने लगा। मैंने ठंडी आवाज में चेतावनी दी, सच चाहे जैसे भी मैं निकाल ही लूंगा। आखिरकार डर के मारे टोनी टूट गया और सब उगल दिया। जिसने मेरी मौत की सुपारी दी थी वो कोई और नहीं बल्कि शेन था, एक कॉरपोरेट एम्पायर का मालिक का बेटा। मैं हल्की हंसी हंसा। शेन बहुत समय से उधार की जिंदगी जी रहा था। तभी अचानक लूसी सामने आ गई। चेहरे पर गुस्सा और भौहें तनी हुई। वो तेज कदमों से मेरी तरफ आई और पूछा,
तुम यहां क्या कर रहे हो और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? सच कहूं तो मुझे भी उसे यहां देखकर हैरानी हुई। वो साफ नाराज थी, तो मैंने माहौल हल्का करने के लिए उसे डिनर पर चलने का इनवाइट दिया। लूसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और तीखे लहजे में बोली, तुम्हें पता भी है उस रेस्टोरेंट में टेबल मिलना कितना मुश्किल है। अगर मिस हो गया तो तुम्हें मुझे पूरा कंपेंसेट करना पड़ेगा। मैं उसकी इस तुनक मिजाजी पर बस हंस पड़ा। हम निकल पड़े। मैंने बॉडीगार्ड्स को कहा कि असिस्टेंट्स को लेकर पीछे पीछे फॉलो करें। उधर अंधेरे में दुश्मन हमें देख रहे थे। उनमें से एक ने कहा, पीछे चलते हैं, मगर लड़की ने रोक दिया। इसके एक्शंस देखकर साफ लग रहा है कि इसे हमारी मौजूदगी का पहले से पता है। रीइंफोर्समेंट्स का वेट करना ही ठीक है। रेस्टोरेंट पहुंचे तो मैनेजर्स ने बताया कि हम आधा घंटा लेट हैं, अगली बुकिंग पूरे 1 महीने बाद की है। तभी मैं किसी और मैटर को फोन पर संभाल रहा था। लूसी ने झुंझलाकर पूछा, किससे बात कर रहे हो? मैंने बिना एक्सप्रेशन बदले कहा, इस रेस्टोरेंट को खरीद रहा हूं, कल से जब चाहो आ सकते हैं। 10 मिनट बाद हम उसके घर पहुंचे। लूसी ने कहा, वेट करो, मैं नूडल्स बना लाती हूं। मैंने कैजुअल पूछा, घर पर कोई और है क्या? उसने बताया, भाई विदेश में है और पेरेंट्स मीटिंग में गए हुए हैं। बिना कुछ कहे मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। लूसी ठिठक गई, शर्मा गई, समझ नहीं पाई मैं क्या कर रहा हूं। मैंने उसकी आंखों में देखा और उसे किस कर लिया। वो घबराकर बोली, रुको, लेकिन मेरे हाथ पहले ही उसके ड्रेस की जिप तक पहुंच चुके थे। थोड़ी ही देर में वो बेड पर थी, हिचकिचाती और उलझन में। मैंने नरमी से कहा, डरने की जरूरत नहीं, मैं ध्यान रखूंगा। और फिर उसे दोबारा किस किया। धीरे धीरे वो पिघलने लगी, जैसे खुद को मुझे सौंपने के लिए तैयार हो रही हो। और तभी लाइट्स ऑन हो गईं। उसके पेरेंट्स लौट आए थे। हम दोनों उछलकर उठ बैठे। लूसी हकलाकर बोली, आपकी मीटिंग कैंसिल कैसे हो गई? उसके पिता ने ठंडी आवाज में कहा, मीटिंग पोस्टपोन हो गई। चेहरे पर दबा हुआ गुस्सा साफ दिख रहा था। मैंने तुरंत हाथ ऊपर किए और बोला, आप लोग गलत समझ रहे हैं, हम बस अंधेरे में स्विच ढूंढ रहे थे और सोफा पर गिर पड़े। वो ऑकवर्ड साइलेंस असहनीय था। मैंने मजबूरी में हंसी निकाली, उन्हें शुभरात्रि बोला और फौरन घर से निकल भागा। बाहर ग्रांट खड़ा था, मुस्कुराते हुए बोला, बॉस, रोमांस इतना जल्दी खत्म? मैंने बॉडीगार्ड्स पर झल्लाते हुए उन्हें रात भर के लिए डिसमिस कर दिया। मुझे अकेले रहना था। कार का एक्सेलरेटर दबाते ही दिमाग दौड़ने लगा। कातिल अभी तक सामने क्यों नहीं आए? गार्ड्स को तक हटा दिया था, फिर भी कोई एम्बुश नहीं। अगर वो मूव नहीं करेंगे तो मैं अपना गुस्सा शेन पे निकालूंगा। कुछ ही देर बाद मैं उसके होटल पहुंचा। डोर के बाहर 2 गार्ड्स खड़े थे। मैंने ठंडी निगाहों से उन्हें देखा और बोला, शेन अंदर है। शेन के दरवाजे पर खड़े गार्ड्स ने मुझे घूरते हुए कहा कि यह मेरी प्रॉब्लम नहीं है और मुझे तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। और उसी पल मेरा मुक्का इतनी तेजी से चला कि पहला आदमी कई मीटर दूर जा गिरा। उसे समझ में भी नहीं आया कि हुआ क्या था। दूसरा गार्ड एक पल को शॉक में जम सा गया और उसी वक्त मैंने मुस्कुराकर सोचा कि यह मेरी ताकत को कंट्रोल करने का परफेक्ट मौका है। लेकिन जैसे ही उसने घबराकर बंदूक निकाली, मेरी रिफ्लेक्सेस ने काम कर दिया और मैंने उसके हाथ को मोड़ते हुए गन का निशाना हटा दिया, जिससे गोली चल ही नहीं पाई। और अगले ही सेकंड में मेरा प्रहार उसे बेहोश कर गया। अंदर से शोर सुनकर शेन गुस्से में दरवाजा खोलते हुए चिल्लाया कि अगर उसके गार्ड्स ने फिर शोर मचाया तो वह उनकी टांगें तोड़ देगा। लेकिन दरवाजे पर मुझे खड़ा देखकर वह ठिठक गया और मेरे चेहरे की मुस्कान देखकर उसकी आंखें फैल गईं। मैंने हल्के अंदाज में कहा, यो शेन, जिस पर वह हक्का बक्का रह गया और हकलाते हुए बोला, सू, व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर? मैंने बड़ी सहजता से जवाब दिया, प्राइवेट बिजनेस। और फिर कमरे में मौजूद औरतों से कहा कि वे सब बाहर चली जाएं। शेन ने अब भी अकड़ बनाए रखने की कोशिश की और मुस्कुराते हुए बोला कि अगर मुझे लड़कियां चाहिए होती तो वह खुद बुला देता। और बॉक्सिंग क्लब में जो हुआ उसके लिए उसने कैजुअली माफी मांग ली। लेकिन मैंने साफ कह दिया कि मेरा मकसद वहां आने का वह नहीं है। उसी वक्त उसके आदमी धड़धड़ाते हुए कमरे में घुस आए और शेन उनकी आड़ में छिपकर हंसी उड़ाते हुए बोला, तुम सच में अकेले चले आए? कितना बेवकूफी हो सकते हो? जिस पर मैं हंसा और कहा, लगता है तुम मुझे एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसका चेहरा गुस्से से मरोड़ गया और उसने चिल्लाते हुए कहा कि मैंने उसे पब्लिकली इंसल्ट किया था और वह दिन रात यही सोचता रहा कि मुझे कैसे मार डाले। और अब मैंने खुद ही उसके पास आकर गलती कर दी है। उसने आदेश दिया, इसे ऐसे पीटो कि जिंदगी में फिर हंस ना पाए। उसके लोग मुझ पर टूट पड़े, लेकिन उनकी संख्या का कोई मतलब नहीं था।
मैं एक एक करके सबको ध्वस्त करता चला गया और कुछ ही पलों में पूरा कमरा उनके गिरे हुए शरीरों से भर गया। शेन की आंखों से कॉन्फिडेंस गायब हो चुका था। वह कांपते हुए बड़बड़ाया, इम्पॉसिबल! एक ऑर्डिनरी आदमी इतने हथियारबंद लोगों को इतनी आसानी से कैसे हरा सकता है? और जब आखिरी आदमी भी गिर पड़ा तो मैंने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा और पूछा, अब कोई और चाल बाकी है? उसने दांत पीसते हुए चिल्लाकर कहा, अगर हिम्मत है तो मुझे मार डालो, वरना मेरे लोग तुम्हें कभी चैन से नहीं जीने देंगे। वे तुम्हारे पीछे आएंगे और लूसी के पीछे भी। यह सुनकर मेरी आंखों में खून उतर आया और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में मैंने कदम बढ़ाते हुए कहा, अगर तुमने लूसी को छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी जिंदगी को मौत से भी बदतर बना दूंगा। फिर भी शेन ने बहादुरी का नाटक किया और गरज कर बोला, तुम बस एक कंपनी के प्रेसिडेंट हो, भगवान बनने का नाटक मत करो। मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं। मैंने हल्की सी हंसी के साथ कहा, और फिर भी तुमने सिर्फ मुझे मारने के लिए $3.5 मिलियन बर्बाद कर दिए। क्या घटिया इन्वेस्टमेंट किया है तुमने। शेन होटल के स्वीट में कोने में दुबका बैठा था। चेहरे पर साफ घबराहट, पसीना टपक रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे कैसे पता चल गया, क्योंकि इस काम के लिए उसने किसी टॉप एजेंट को लगाया था। यह राज तो बस टोनी या फिर उस कुख्यात लॉर्ड को ही पता हो सकता था। मैं उसकी तरफ झुककर ठंडी आवाज में फुसफुसाया, क्योंकि वो लॉर्ड मैं ही हूं। वो अभी होश में भी नहीं आया था कि तभी कमरे में गोलियों की बौछार होने लगी। मैंने झटके से उसे नीचे खींच लिया। गोलियां हवा चीरती निकल गईं। मेरी आंखें सिकुड़ी। इतनी जल्दी बैकअप बुला लिया? लेकिन जब उसकी हालत देखी तो साफ हो गया। ये डरपोक खुद भी कांप रहा था। उसके अपने आदमी उस पर गोली चलाने की हिम्मत नहीं रखते। कांपते हाथों से उसने फोन उठाया और पुलिस को कॉल करने लगा। लेकिन मैंने उसके बाल पकड़कर सिर सोफे के ऊपर कर दिया। उसी पल फिर से गोलियां बरसीं। अब साफ था, ये उसके आदमी नहीं, वही हत्यारे थे जो शुरू से मेरे पीछे पड़े थे। सड़क के उस पार वाली बिल्डिंग की छत पर हलचल दिखी। कातिल वहीं बैठे थे। मैंने हल्की हंसी के साथ लाल कपड़ा सोफे पर फेंका। यह मेरा इशारा था कि अब खेल शुरू, और फिर मैं कमरे से बाहर निकल चुका था। निकास पर एक स्नाइपर खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था, लेकिन रिएक्ट करने से पहले ही उसके कंधे में तेज दर्द उठा। उसने नीचे देखा तो दंग रह गया। चॉपस्टिक गोली की तरह उसके आर पार हो चुकी थी। मैं तब तक छत पर पहुंच चुका था, पूरी तरह रिलैक्स। 250 मीटर की सटीक थ्रो। यही वजह थी कि लोग मुझे लॉर्ड कहते थे। घबराकर कातिल ने स्मोक ग्रेनेड फेंका और रस्सी पकड़कर भागने लगा। मैंने ताना मारा, अभी से भाग रहे हो? लेकिन उसके लिए बुरा यह था कि मैं पहले ही नीचे वाली मंजिल पर उसका इंतजार कर रहा था। मेरा किक सीधे उसके पेट पर लगा और वो दीवार से टकराकर करा उठा। उसने हड़बड़ाकर बंदूक निकाली और अंधाधुंध गोलियां चलाईं, लेकिन वो बस धुएं को चीर रही थी। मैं पहले ही गायब हो चुका था। अगले ही पल मेरा हाथ उसके चेहरे पर पड़ा और मैं हंसकर बोला, तेरी रफ्तार तो मेरे सामने कछुए जैसी है। फिर मैंने उसका गला दबाकर उसे छत से नीचे लटका दिया। 10 सेकंड है तेरे पास, अब बता किसने भेजा है, वरना नीचे गिरा दूंगा। वो दर्द से तड़पते हुए भी अकड़ दिखाता रहा। अब समझ आया क्यों तुझे किंग ऑफ किलर्स कहते हैं। वो जैसे ही नाम बताने को हुआ, अचानक छुपा चाकू निकालकर मुझ पर झपटा, लेकिन मेरा इंस्टिंक्ट तेज था। मैंने पकड़ छोड़ दी। मैं ऊपर खड़ा रहा, बिल्कुल ठंडे चेहरे के साथ, और धीमे से बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता जिसने भी भेजा है, मैं उसे ढूंढ ही लूंगा। हत्यारा छत से नीचे गिरा, लेकिन जमीन पर टकराने से ठीक पहले कई गाड़ियां नीचे से गुजर गईं। उसका शरीर एक पेड़ ढोने वाले ट्रक की छत पर आ गिरा और वो किसी तरह जिंदा बच गया। काले सूट पहने आदमी फौरन गाड़ियों से उतरे और उसे खींचकर नीचे ले आए। उनकी बंदूकें गरजीं, गोलियां छत की ओर दाग दी गईं, लेकिन तब तक मैं पीछे हट चुका था। उनकी नजरों से पूरी तरह गायब। सफेद बालों वाली लड़की ने अपनी टीम को आदेश दिया, उसे भागने मत देना। उसने अपने घायल साथी को संभाला, जो दर्द दबाते हुए बोला, मैं ठीक हूं, बस कुछ हड्डियां टूटी हैं। गुंडे छत पर फैले, लेकिन झुझलाकर रिपोर्ट दी। कोई निशान नहीं मिला। लड़की की आंखों में गुस्सा भर गया। उनके हाथों से लॉर्ड फिर से फिसल गया था। घायल ने चेतावनी दी, पुलिस आने से पहले निकलना होगा। वो आदमी डरावना है, उसे हल्के में नहीं ले सकते। लड़की ने बस हंसकर ताना मारा, वापस चलो, लेकिन बॉस के सामने तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। सभी काले कारों में बैठे और निकल पड़े। उन्हें पता नहीं था कि मैं पहले ही एक गाड़ी के नीचे छिपकर बैठा था, सीधे शेर की मान में पहुंचने के लिए। कुछ देर बाद गाड़ियां एक आलीशान एस्टेट पर रुकी। अंदर का माहौल भारी था। बॉस ने गुस्से में टेबल पर हाथ पटका, मैं तुम्हें लाखों देता हूं
और अब तक लॉर्ड का एक बाल भी नहीं उखाड़ा गया। हत्यारा झुककर बोला कि उसने लापरवाही की और एक आखिरी मौका मांगा, इस बार मैं उसे खत्म कर दूंगा। बॉस ने ठंडी निगाहों से घूरा। 3 दिन बाद मैं जहाज पर रवाना हो रहा हूं। अगर तब तक लॉर्ड जिंदा रहा तो तुम समंदर देखने लायक नहीं बचोगे। दोनों कातिलों ने सिर झुका लिया। अब एक और गलती की गुंजाइश नहीं थी। आदमी ने कसम खाई कि इस बार प्लान परफेक्ट होगा। लड़की ने सुझाव दिया, शुरुआत उसकी दोस्त को टारगेट करके करते हैं। मैं परछाइयों में छुपा सब सुन रहा था और जैसे ही बॉस का चेहरा रोशनी में आया, मैंने उसे पहचान लिया। केन विल्सन। 7 साल पहले न्यूयॉर्क में उसने रेस में मुझसे सब कुछ खो दिया था, मिलियंस डॉलर और अपनी 3 उंगलियां, और आज भी उसकी नफरत जिंदा थी। रात देर से मैंने लूसी को कॉल किया। वो हैरान थी, इतनी रात को क्यों कॉल किया। मैंने बस मुस्कुराकर कहा, क्रूज पर चलोगी। कुछ ही देर बाद हम शानदार फायर फेंस्टर होटल पहुंच चुके थे। लूसी बालकनी पर खड़ी नजारा देख दंग रह गई। हंसते हुए उसने ढेर सारी सेल्फियां ली, पीछे चमकते शहर के साथ। मैंने बस कंधे उचकाए। ये कुछ भी नहीं, दुनिया में और भी जगह हैं आके, उससे कहीं खूबसूरत, और हम सब देखेंगे साथ में। उसे बाहों में खींचकर मैंने उसे चूमा। उसकी मुस्कान बता रही थी कि वो जितनी खुश आज थी उतनी कभी नहीं रही। थोड़ी देर बाद लूसी शरारती अंदाज में बोली कि वो पहले शॉवर लेगी और फिर बीच पर जाएंगे। मैंने पूछा, पहले खाना खा लें, लेकिन उसने हाथ हिलाकर मना कर दिया। वो कमरे में गायब हुई तो मैं कुछ देर उसकी परछाई देखता रहा और फिर नजरें मोड़ लीं। दिमाग फिर से अपने असली काम पर लौट आया। सबसे पहले मुझे भूख लगी थी तो मैं नीचे होटल के रेस्टोरेंट गया, जहां मेरे लिए पहले से ही खाने की पूरी टेबल सजी हुई थी। खाते खाते मैंने अपने बॉडीगार्ड को कॉल किया हालचाल पूछने के लिए। ग्रांट की आवाज हमेशा की तरह शांत थी। उसने बताया, सब कुछ कंट्रोल में है। उन्होंने विल्सन के आदमियों को बेवकूफ बना दिया है। वो अब भी समझ रहे हैं कि मैं ऑफिस में हूं। मेरे होंठों पर हल्की हंसी आई। जब वो कातिल परछाइयों के पीछे भाग रहे थे, असली शिकारी कैन विल्सन अब खुद मेरी शिकार बन चुका था। और अगर मेरी जानकारी सही थी तो उसकी प्राइवेट लाइनर शाम तक यहां पहुंचने वाली थी। तभी एक लड़की मेरी टेबल पर आई। उसका नाम था रोज। उसने पूछा, क्या वो मेरे साथ बैठ सकती है? बोली कि रेस्टोरेंट में और कोई खाली सीट नहीं बची। मैंने ज्यादा सोचे बिना हां कर दी। पूरा रेस्टोरेंट उसकी तरफ देखने लगा। मर्द उसकी खूबसूरती से नजरें नहीं हटा पा रहे थे। रोज ने गौर किया कि मैंने उसकी तरफ एक बार भी नजर नहीं उठाई। उसे लगा शायद मैं बहुत शर्मीला हूं या फिर जानबूझकर हार्ड टू गेट बनने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन मैं बिना एक शब्द कहे उठ खड़ा हुआ और वहां से निकल गया। वो वहीं ठिठक गई, हैरान। क्या मैं सच में उसकी नजरों में इतना मामूली था? मैंने कोई सफाई देना जरूरी नहीं समझा। इसके बजाय मैं कांच की बड़ी खिड़कियों के पास जाकर खड़ा हो गया, जहां लोग भीड़ लगाए खड़े थे। सब में उत्साह था, क्योंकि ठीक उसी पल विल्सन का लग्जरी लाइनर आ चुका था। धूप में चमकता हुआ वो विशाल यॉट किसी सपने जैसा लग रहा था। मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। आखिरकार वो आ चुका था, वही जहाज जिसका मुझे इंतजार था, वही जहाज जिसमें कैन विल्सन मौजूद था। जल्द ही बोर्डिंग का ऐलान हुआ। पियर पर लोग अपनी टिकटें लेकर लंबी लाइन में लग गए। लूसी ने यॉट को देख हैरानी से आंखें फैला दी। ये कितना खूबसूरत है, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। मैंने पहले ही कपड़े बदल लिए थे ताकि कोई पहचान ना पाए, और झुककर उसके कान में कहा, तैयार रहो, हम इसी लाइनर पर चढ़ने वाले हैं। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। लेकिन यह लाइन तो खत्म ही नहीं हो रही। लोग टिकट 1 साल पहले खरीदते हैं, हम कैसे? उसके पूरा करने से पहले ही एक भारी भरकम आदमी मुझे धक्का देकर निकल गया। वो घमंडी अंदाज में बोला, देख कर चलाकर समझा। मैंने हाथ उठाकर जैसे माफी नहीं मांगी और शांत मुस्कान दी। लेकिन जैसे ही वो पलटा, मैंने लूसी की तरफ आंख मारी और जेब से 2 टिकट निकालकर दिखा दिए। लूसी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। वो समझ ही नहीं पाई कि कब मैंने उस आदमी की जेब से टिकटें निकाल लीं। वो कुछ बोल पाती उससे पहले मैंने उसका मुंह हुक हल्के से ढक लिया। चिल करो, मैंने धीरे से कहा। मैंने पहले ही चेक किया था। यह आदमी इलीगल गैम्बलिंग रैकेट्स चलाता है, गंदे पैसे हैं, सही हाथ में चले गए। लूसी के गाल लाल पड़ गए। वो एक पल को चुप रही, फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और खींचते हुए बोली, चलो जल्दी, लेट हो गए तो जहाज निकल जाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, मेरी नजर भीड़ पर घूम रही थी। पियर अमीर और ताकतवर लोगों से भरा हुआ था, एकदम परफेक्ट स्टेज उस खेल के लिए जो अब शुरू होने वाला था।
विल्सन ने गुस्से में ब्लॉन्ड के मुंह पर रेड वाइन उछाल दी। उसका गुस्सा उबाल पर था, क्योंकि अब तक उसे मेरी मौत की कोई खबर नहीं मिली थी। ब्लॉन्ड्स ने बिना घबराए याद दिलाया कि उन्होंने मेरे ऑफिस जाते समय घात लगाई थी, और अगर मैं जिंदा भी हूं तो मेरा शरीर टूट चुका होगा। विल्सन की आंखें ठंडी हो गईं और उसने चेतावनी दी कि अगर फिर से फेल हुआ तो तुम्हारे लिए कल कभी नहीं आएगा। तभी उसके 2 आदमी अंदर आए और बताया कि सारे मेहमान लाइनर पर चढ़ चुके हैं। विल्सन का गुस्सा धीरे धीरे एक चालाक मुस्कान में बदल गया और कुर्सी से उठकर उसने कहा कि अब वक्त है अपने गेस्ट्स का स्वागत करने का। जहाज के हॉल में भीड़ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी और माहौल में एक अजीब सी बिजली सी थी। लूसी ने मेरी बाजू पकड़ी और पूछ लिया कि लोग यहां सिर्फ लॉबी में खड़े होने के लिए टिकट क्यों खरीदते हैं। मैंने झुककर उससे कहा कि यह क्रूज नहीं, यहां फॉर्चून्स के लिए गैम्बल होता है, और जैसे ही यह लाइनर चल पड़ेगा असली गेम शुरू हो जाएगा। उसकी आंखों में डर उभर आया और उसने कहा कि हमें यहीं से निकलना चाहिए। मैंने उसे पास खींचकर शांत कराया कि जब तक मैं साथ हूं वो सुरक्षित रहेगी। मैंने भीड़ पर नजर दौड़ाई और रोज फिर दिखाई दी। वो कोने से झांक रही थी और अकेले आना उसकी समझदारी पर सवाल था। ऊपर से आवाजें उठीं और लोग ऊपर की तरफ मुखातिब हुए। विल्सन बालकनी पर दिखाई दिया। सुरक्षा उसके चारों तरफ थी और हाथ में ग्लास लिए उसने गर्मजोशी से कहा कि अगले 3 दिन उसके जहाज पर सबकी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन होंगे। मैंने तिरछी मुस्कान दी और सोचा कि नहीं विल्सन, ये तुम्हारे आखिरी 3 दिन होंगे। एक टेबल पर डीलर ने स्टेक बढ़ाने की पेशकश रखी। कुछ ने फोल्ड किया, लेकिन एक आदमी ने मुस्कुराकर पॉट बढ़ाया। मैं एक मशीन के पास बैठा शांत होकर स्कैन कर रहा था, क्योंकि विल्सन बहुत सावधान और छुपा हुआ था। मैंने फिर रोज को देखा, जो एक टेबल पर खेल रही थी और किस्मत उसके साथ थी। विरोधी भी मान रहे थे कि आज उसका दिन ठीक चल रहा है। मैंने अंदर ही मुस्कुरा दिया। बस एक और स्पॉइल्ड रिच लड़की जो रोमांच के पीछे भाग रही है। कंट्रोल रूम में विल्सन मॉनिटर देख रहा था और एक स्क्रीन पर रोज दिखी। उसने सख्ती से पूछा कि यह लड़की कौन है। एक आदमी गेस्ट लिस्ट पलटने लगा, लेकिन विल्सन ने उसे रोक दिया और कहा कि जरूरत नहीं, अगर वो मेरी शिप पर है तो वो मेरी है। कुछ ही पल बाद काले सूट वाले लोग रोज के पीछे पहुंचे। एक ने झुककर विनम्रता से कहा कि हमारे बॉस आपके साथ कॉफी पीना चाहेंगे। रोज ने हैरानी से पलटा और कहा कि वह किसी अजनबी के साथ कॉफी नहीं पीती, लेकिन एक आदमी चुपके से उसकी पीठ पर चाकू टिकाए हुए आगे बढ़ा और फुसफुसाया कि बॉस का धैर्य सीमित है। मैंने यह सब छुप कर देखा और समझ लिया कि अब खेल और खतरनाक होने वाला है। मैं उसके हर मूव पर निगाह बनाए हुए था और लूसी पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। वहीं मॉनिटर रूम में विल्सन का एक आदमी रोज को देख रहा था और सोच रहा था कि एक लड़की अकेले ही बोर्ड पर आना कितना हिम्मत वाला काम है। तभी उसकी नजर मॉनिटर पर कुछ और चीज पर गई। मुझे दिखा, मैं हैट हाथ में पकड़े हुए हॉल से बाहर निकल रहा था। उसने अपने साथी से मेरी फोटो दिखाने को कहा, पर साथी कुछ नहीं दिखा पाया। कहता रहा कि कैमरे पर मेरा चेहरा साफ नहीं आ रहा, और उसी बात से वो आदमी कांप गया। रोज को जबरदस्ती विल्सन की तरफ घसीटा जा रहा था। उसके हाथ कसकर पकड़े हुए थे। एक आदमी गया और कमरे में बोलकर बताने लगा कि रोज आ चुकी है। मैं कोने से पूरी सिचुएशन देख रहा था और विल्सन का लोकेशन क्लियर हो गया था। जैसे ही मैंने छुपने की जगह छोड़ी, किसी ने मेरी पीठ पीछे पकड़ने की कोशिश की और अचानक एक फिशिंग लाइन मेरे मुंह के सामने आई। लेकिन समय पर मैंने उसे पकड़ लिया। हमला करने वाला जोहान था। उसकी प्रतिक्रिया देखकर उसने होंठ दबा लिए। मैंने उसका कमर का हिस्सा घुटने से ठोकर मारकर उसे बैलेंस खोने पर मजबूर किया। उसकी आंखें फैल गईं, फिर उसके हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर से फेंक दिया। कुछ ही पलों में जोहान फर्श पर पड़ा था, दांत पीस रहा था और हैरान था कि मेरी फुर्ती कहां से आई। मैं मुट्ठियां कसकर उसकी तरफ देख रहा था और ब्लॉन्ड लड़की पर तिरछी नजर डाली। मुझे पता था कि अब उसका काम खत्म नहीं हुआ, मगर और लोग आ रहे थे, इसलिए मैं कोने से निकल गया। जोहान थोड़ा उठा, घुटने पर हाथ रखकर बड़बड़ाया कि उसने मुझे कहीं देखा है। फिर उसने आवाज सुनकर भागे 2 लोगों की तरफ देखा और कहा कि विल्सन पर हमला चल रहा है। सिक्योरिटी बढ़ाओ और किसी को बाहर जाने मत देना। विल्सन की केबिन में रोज दीवार से सटकर कांप रही थी। डर के मारे लगभग रो ही रही थी। वाइब धीरे धीरे उसके पास आया और मुस्कुराते हुए बोला कि घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। रोज चारों ओर देख देख कर भाग जाने की गुहार कर रही थी, पर विल्सन हाथ आगे बढ़ाकर हंस पड़ा और उसे रुकने को कहा। रोज चतुराई से दूसरी तरफ हटी और अपने हाथ से जो सहारा था
उसे हल्का ठोकर मार दिया। जिस पर फूलदान रखा था, फूलदान गिरा और टुकड़ों में बिखर गया। उसने मदद के लिए चिल्लाया, जिससे शायद कोई सुन ले। उसी वक्त जिन 2 लोगों ने उसे लाया था, वे दरवाजे पर हथियार लेकर घुसे और पूछा, सब ठीक है क्या? विल्सन ने उन पर चिल्लाकर कहा कि अगर फिर दखल दिया तो मैं तुम्हें शार्क के हवाले कर दूंगा। वे लोग निकल गए। एक ने दूसरे को ताना मारा कि बॉस अपनी मस्ती कर ले, हमारी ड्यूटी सिर्फ दरवाजा संभालना है। विल्सन रोज के पास आया और वह चीखती रही, पर वो हंसता रहा। मैंने रस्सी पकड़े रखी और धीरे धीरे उसकी केबिन की तरफ बढ़ा। अब उसे सबक सिखाने का टाइम था। अगले ही पल मैंने खिड़की तोड़ी और भीतर कूद पड़ा। विल्सन की आंखें फैल गईं। वो कुछ कहने के पहले ही मेरा मुक्का सीधा उसके चेहरे पर लगा। बाहर खड़े गार्ड चुपचाप अपनी जगह पर खड़े रहे, जैसे किसी ने उन्हें रुकने का आदेश दिया हो। विल्सन जमीन पर पड़ा रहा और मुझे खुद भी हैरानी हुई कि एक ही वार में वह ढेर हो गया। रोज अब भी दीवार से चिपकी थी और उसने पूछा, तुम कौन हो? उसकी आवाज ने मुझे 1 सेकंड के लिए रोक दिया। फिर मैंने मूंछ और चश्मा हटाकर कहा कि कुछ घंटे पहले हम उसी टेबल पर साथ बैठे थे। उसका चेहरा आंसुओं से लाल था। वो पास आई और बोली कि तुमको पता भी नहीं। मैं कितनी थैंकफुल हूं। मैं उसे घूर रहा था कि तभी हॉल में एक अनाउंसर ने कहा कि उसे मेरी मंशा का पता है और अगर मैं लूसी को बचाना चाहता हूं तो मुझे उनसे मिलना होगा। उस वक्त गार्ड इंतजार कर रहे थे और उनके पीछे कुछ लोग लूसी को बंधक बनाकर खड़े थे। लिफ्ट की लाइट चमकी और सबकी निगाह वहीं टिक गई। हथियार दरवाजों की तरफ उठे और दरवाजे खुले तो विल्सन अंदर आया। मैं उसकी पीठ के पीछे खड़ा था और उसे अपनी शील्ड बना रहा था। विल्सन ने सबको आदेश दिया, हथियार नीचे रखो। मैंने लूसी को पकड़ने वाले आदमी की तरफ देखा और हल्की हंसी के साथ कहा कि यह आदमी पूरी तरह बेकार तो नहीं है। तभी जोहान ने लूसी के सिर के पास पिस्टल टिकाई और कहा, यह मूर्खता थी कि तुम उसे अकेला छोड़ आए। मैंने लूसी को आंख मारकर बता दिया कि मैं सब संभाल रहा हूं। जोहान ने बंदूक मुझे और विल्सन दोनों की तरफ उठाई, पर मुझे सुकून था। मैंने विल्सन को सामने रखा और उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। कहा कि तेरे लोग हद से ज्यादा हो रहे हैं। विल्सन ने फिर आदेश दिया कि हथियार नीचे करो। उसने रीजो और जॉर्ज की तरफ देखा, जो अभी भी बंदूकें थामे थे। रीजो ने विल्सन को तिरछी नजर से देखा और कहा कि जोहान उससे भी ज्यादा बोल्ड निकला है, और कहा कि विल्सन की मौत के बाद ये तीनों उसकी प्रॉपर्टी आपस में बांट लेंगे। आदमी की आंखों में डर और गुस्सा था। वह अपने ही लोगों पर चिल्ला रहा था कि सालों तक खिलाने पिलाने के बाद भी उन्होंने उसे धोखा दिया। अचानक जोहान ने मेरी तरफ गोली चला दी। लूसी चीख पड़ी और बिना एक पल गंवाए मैं कोने के पीछे कूद गया। खुद को बचा लिया, लेकिन विल्सन इतना भाग्यशाली नहीं था। गोली सीधे उसके माथे पर लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। जोहान मुझे लगातार ताना मार रहा था, मुझे कायर कह रहा था और मौत स्वीकार करने को कह रहा था। मैं दीवार से चिपका खड़ा था, मन ही मन सोच रहा था कि विल्सन तो मर गया, फिर भी सिस्टम ने मुझे अब तक सूचना क्यों नहीं दी। जोहान ने गुस्से में अपने आदमियों को मुझे पकड़ने का हुक्म दिया। वे हथियार उठाकर मेरी तरफ दौड़े, लेकिन मैंने बिना देर किए चाकू फेंके। 3 आदमी वहीं ढेर हो गए। दिल आर पार हो चुका था, मगर एक बॉडीगार्ड अब भी जिंदा था। उसने बेतहाशा गोली चलानी शुरू कर दी और मुझे लाशों को खींचकर ढाल बनाना पड़ा। जोहान की आंखों में यकीन न था। मैं अब भी उन लाशों के पीछे छिपा था और वहीं से चाकू फेंककर लालटेनें तोड़ दी। जहाज काले अंधेरे में डूब गया। अब वे मुझे नहीं देख सकते थे, लेकिन मैं सब देख रहा था और मेरे वार एक एक करके बाकी आदमियों को खत्म कर रहे थे। जोहान की आवाज में डर झलक रहा था। मैंने उसकी बंदूक गिरा दी इससे पहले कि उसे होश आता। फिर मैं उसके एक आदमी के पीछे पहुंच गया जिसने पहले मुझे मारने की कोशिश की थी। मैंने उसके गले पर चाकू रख दिया। बाकी गार्ड अंधेरे में गोली चलाने लगे। उन्हें पता ही नहीं चला कि वे मुझे नहीं बल्कि जॉर्ज को छलनी कर रहे थे। रिजो गुस्से में तड़प उठी और उसने मुझ पर निशाना साधा। मैं बस मुस्कुराया और उसकी गोलियों से निकल गया। शायद किसी और हाल में किसी खूबसूरत औरत को मारने में हिचकता, लेकिन यहां कोई दया नहीं थी। एक झटके में मेरा चाकू उसके गले से पार हो गया, लेकिन जोहान अब भी जिंदा था। उसने लूसी को पकड़ लिया और उसकी कनपटी पर बंदूक रख दी। मेरा जवाब एक और चाकू था, तेज और सीधा, जिसने उसकी बंदूक गिरा दी। मैं हंसते हुए बोला कि मैंने उसका डरावना धमकी सुना ही नहीं। पल भर में मैं उसके पीछे था। मैंने धीरे से कहा कि यह अजीब है, अगर मैं तुझसे हार जाऊं क्योंकि मैं ही लॉर्ड हूं। फिर समझाया कि मैंने लूसी को खतरे में क्यों डाला।
क्योंकि मैं पहले से सोच चुका था कि उसे जहाज से बाहर निकाल दूंगा। मैंने उसकी आंखें ढक दी ताकि वह खून खराबा ना देख पाए, और उसी पल मेरा चाकू जोहान के गले पर चला गया। उसके पास कुछ करने का मौका ही नहीं था। मैंने लंबी सांस छोड़ी, सारा तनाव उतर गया। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी। टास्क पूरा हो चुका था। मेरी आंखों के सामने नई स्क्रीन्स चमक उठीं। आवाज ने मुझे बधाई दी और मेरी अगली पहचान बताई। अब मैं सिर्फ चिंग कॉरपोरेशन का प्रेसिडेंट और टॉप असैसिन ही नहीं था। मैं आत्माओं से बात कर सकता था, भविष्य देख सकता था और इंसानी घटनाओं की गणना 300 साल आगे तक कर सकता था। मुझे 7 दिनों के अंदर पूरे प्रांत में अपना नाम गूंजाने का हुक्म मिला। बदले में किसी रहस्यमयी इनाम का वादा था। वह इनाम क्या था मुझे नहीं पता था, पर लूसी की सिसकियों ने मेरा ध्यान खींच लिया। वह अब भी मेरे हाथों से अपनी आंखें ढके हुए थीं। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था और वह पूछ रही थी कि मैंने सब कुछ उससे क्यों छिपाया। मैंने उसका चेहरा दोनों हाथों से थाम लिया और धीरे से कहा कि अब वह सुरक्षित है। मैं बस नहीं चाहता था कि वह यह सब देखे। मैंने जबरन मुस्कान लाई और कहा, सब खत्म हो गया है, वे सब बुरे लोग थे। कुछ देर बाद जहाज होटल के पास रुक गया। पुलिस कारें घाट पर खड़ी थीं। सायरन बज रहे थे। लाउडस्पीकर से आवाज आई कि सब लोग वहीं रहे। उन्हें गैर कानूनी जुए की सूचना मिली थी। अमीर यात्री गुस्से में चिल्लाने लगे। वे यकीन नहीं कर पा रहे थे कि विल्सन ने जो गुप्त रखने का वादा किया था वही अब धोखा बन गया। मैं प्लेन से उतरकर सीधे उस पुलिस वाले के पास गया और खुद को चिंग कॉरपोरेशन का प्रेसिडेंट बताकर कहा कि मैंने ही पुलिस को बुलाया था। लूसी मेरे बगल में खड़ी थी, जबकि अफसर ने मेरी कोऑपरेशन के लिए धन्यवाद कहा। हम सब पियर पर खड़े पुलिस से बातें कर रहे थे और तभी मेरी निगाहों के कोने में रोज दिखी, जो लाइनर पर वहीं खड़ी थी और उसकी निगाहें हम पर टिकी थीं। पुलिस वाले ने होटल तक ले जाने की पेशकश की। मैंने शुक्रिया कहा और बताया कि अगर उन्हें आगे कुछ पूछताछ करनी हो तो मैं पूरी मदद करूंगा। तभी मैंने फिर से रोज को देखा, जो मुंह बनाकर खड़ी थी। शायद वो वही स्मॉल मोमेंट याद कर रही थी जब मैंने विल्सन को गिराया और उसे बचाया था। उसने मन ही मन पूछा, क्या करे? मैं बिना मुड़कर बस कह गया कि मैंने उसे इसलिए बचाया क्योंकि वो रास्ते में मिल गई थी, और अगर उसने अकेले बोर्ड पर आने की हिम्मत दिखाई है तो अब अपनी सेफ्टी की जिम्मेदारी भी उसे ही उठानी पड़ेगी। वो दूर कहीं ताकते हुए रोई सी लग रही थी, क्योंकि सामने खड़े होते हुए भी मैंने उसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं समझी। बाद में जब मैं और लूसी होटल पहुंचे तो मैं दरवाजे के बाहर दीवार से टिका और कहा कि अब आराम करो, मैं पास वाली रूम में ही हूं। लूसी ने मुंह कर लिया और कहा कि अकेले रहने से डर लग रहा है। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि अब कोई भी हिम्मत नहीं करेगा उसे छूने की। उसके होंठ थोड़े खुले रहे, चेहरा शर्म से लाल था। वो इशारा कर अटक झटक कर बतानी चाहती थी कि आज रात आखिरी मौका है। मैं चौंक गया, पर अंदर ही अंदर खुश भी हुआ। मैं थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, पर फिर बिना देर किए अपनी हाँ दे दी। सुबह की धूप खिड़की से घुस रही थी। लूसी आंख रगड़ते हुए उठी और सब कुछ संदेह में देखकर कंफ्यूज लग रही थी। मैंने उसका गाल सहलाया और गुड मॉर्निंग कहा। वो हैरान रही क्योंकि उसे लग रहा था कि मैं अभी जागा ही नहीं था, जबकि मैं करीब 20 मिनट से उसके लिए जागा हुआ था। जब उसने पूछा क्यों इंतजार कर रहा था, तो मैंने साफ कह दिया कि कल का वो पूरा नहीं हुआ था और आज मुझे और चाहिए था। सब कुछ खत्म होने के बाद मैंने लूसी को उसकी यूनिवर्सिटी छोड़ा और अलविदा कहा। मैंने कहा, कुछ भी हुआ तो फोन कर लेना और स्कूल के बाद मिल लेंगे। उसने मजाक में कहा कि शाम तक वो मुझे जाने नहीं देगी जब तक पूरी तरह सेटिस्फाई ना हो जाए। मैं चौंक गया कि उसे इतनी शिद्दत से हमारी क्लोजनेस पसंद आई। उसके बाद मैं एक अंडरग्राउंड पासेज में गया जहां अक्सर फॉर्चून टेलर्स लोग आते जाते लोगों की किस्मत बताते हैं। वहां के रेगुलर्स पहले ही बैठे थे और मुझे देखकर हैरान टकटकी लगाए रहे। मैं एक सीयर के कपड़े में खड़ा था तो एक बूढ़ा आदमी उस साइन पर नजर डालकर मुझे उकसा रहा था कि आज की जनरेशन कुछ नहीं कर सकती। मैं सिर्फ उसे देखकर बोला कि तुम गलत कह रहे हो। मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा। मेरे पास सच में प्रेडिक्शन की एक एबिलिटी है। उस आदमी मुझसे ज्यादा गुस्से में हो गया और बोला कि ऐसा एड़ा बीड़ा कौन मान लेगा, चाहे हम बिजनेस पार्टनर ही क्यों ना हो। उसके लिए मेरी बातों में कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि वो 30 साल से यहीं लोगों को धोखा देता आया। ठेस खाकर बूढ़ा वहां से मुड़ गया और बुराइयां करते हुए चला गया। और तभी मुझे एहसास हुआ कि ऐसी किसी के सामने मैं बातों से मनवाना बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। इसी बीच सीढ़ियों से एक नौजवान जोड़ा उतर रहा था। हंसी ठिठोली में फिल्म देखने की प्लानिंग कर रहे थे। लड़के की नजर मेरी तरफ पड़ी और मैं उसकी आंखों में देखा तो लड़की की आंखों में चमक थी। बिना देरी किए मैंने उनसे कहा कि अगर वे चाहें मैं उनकी किस्मत बता दूं। उसकी आंखों में तुरंत खुशी झलक आई और मैंने गौर किया कि वो मुझे गौर से निहार रही है। खुद से सोच रही होगी कि मैं उतना हैंडसम भी हूं।
उसने पूछा कि क्या मैं सच में भविष्य बता सकता हूं। उसका बॉयफ्रेंड इंप्रेस नहीं था। उसने उसे जल्दी से खींचा और तंग लहजे में कहा कि यहां बस ठग ही मिलते हैं और वो अपनी गर्लफ्रेंड को किसी भोली भाली लड़की की तरह ट्रिक नहीं होने देगा। पर मैं इतनी आसानी से हारने वाला नहीं था। मैंने शांत होकर कहा कि पहले उनका पतला करूं, फिर वे खुद तय कर लें कि मैं झूठ बोल रहा हूं या नहीं। लड़की ने तुरंत मान लिया क्योंकि क्यूरियोसिटी जता रही थी। उसने हाथ बढ़ाया और पूछा कि क्या मैं हाथ की रेखाएं पढ़ सकता हूं। मैंने हां में सिर हिलाया, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड का मूड हर मिनट बिगड़ता जा रहा था। उसने उसे धक्का दे दिया और आगे आया, मेरी तरफ नौकने वाली निगाहों से देखते हुए हुक्म किया कि पहले उसकी किस्मत पढ़ो और अगर मेरी भविष्यवाणी सही ना निकली तो वो मेरा दुकान टूटा डालेगा। मैंने बस मुस्कुराया और उसी से वो और भड़क गया। उसे लगा कि मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूं और कहा कि बेहतर होगा मैं यहां से चला जाऊं, वरना बाद में जवाब देना पड़ेगा। पास बैठा बूढ़ा आदमी हंस पड़ा। साफ लग रहा था कि वह मेरी हार देखने की उम्मीद में था, पर मैं शांत रहा और बोला कि अगर मेरी कहे अनुसार न हुआ तो वह मेरे साथ जो चाहे कर सकता है। उस पर उसने मुस्कान लौटाई और उसकी हिम्मत देखकर वो थोड़ी हैरान भी हुआ। उसकी गर्लफ्रेंड ने घबराकर कहा कि अब इतनी दूर मत जाओ, पर मैंने झिझक न दिखाई और पूछा कि उसे क्या जानना है। उसने कहा कि आज उसके साथ क्या घटना होने वाली है, तुरंत बताओ। मैंने उसका हाथ देखा और सीधे कह दिया कि आज उसके ऊपर खून खराबा होगा, आज उसे पीटा जाएगा। वह हंसा और अविश्वास जताया कि उसके पास टेक्वांडो में ब्लैक बेल्ट है और कोई भी उसे छूने की हिम्मत नहीं करेगा। उसकी आंखों में मेरी बात झूठ की तरह लगी और उसने गर्व से कहा कि कल वह आएगा और हिसाब चुकता करेगा। अपनी गर्लफ्रेंड को पकड़कर वह चला गया और उसने मुंह जोर से कहा कि मुझे कुछ दिनों के लिए दूरी बनाकर रखना चाहिए। मैंने बस मुस्कुराकर उसे छोड़ दिया क्योंकि मुझे सच पता था मुझे कल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उसकी किस्मत उससे कहीं जल्दी मिल जाएगी। जैसे ही जोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा, लड़के ने लड़की को डांटा कि उसने मेरी तरफ क्यों देखा। क्या उसे सच में मैं इतना भा गया? लड़के ने टॉपिक बदला और कहा चलो फिल्म देखते हैं, पर उसकी आंखों से पता चल रहा था कि लड़की अब जाना नहीं चाहती। थोड़ी देर में वही लड़का अचानक किसी की पीठ में टकरा गया और बिना झिझक गाली दे दी। फिर सामने वाला मुड़ा तो लड़के जम गया क्योंकि सामने खड़ा आदमी विशाल था, तय तौर पर 2 मीटर से ऊंचा, गुस्से में उसे घूर रहा था और उस पर बुरा भरा हुआ था। वो आदमी मेरा बॉडीगार्ड ग्रांट था, मेरा सबसे वफादार छाव। और अब ग्रांट उस बेवकूफ को ठीक ठीक बता देने वाला था कि जिसने मेरी तरफ टकराने की हिम्मत की उसकी क्या हालत होगी। मैं सब कुछ अपने फोन की स्क्रीन से देख रहा था और दरअसल ये सारा सीन मैंने बहुत पहले से कैलकुलेट कर रखा था। जो बूढ़ा सीयर मेरे बगल में बैठा था उसने बस एक तरफ मुझको देखा और इशारा कर दिया कि जल्दी से सामान बांधकर निकल जाओ, जब तक मौका है। फिर वही बंदा आया जिसने पहले वादा किया था कि वो मुझे पीटेगा। अब बेसुध और जख्मी हालत में वो मेरी ओर चिल्लाता हुआ आया। कुछ ही पलों में मेरे पास आ गिरा, घुटनों पर झुककर माफी मांगी और मेरी बड़ाई न पहचानने के लिए मिन्नतें करने लगा कि एक बार फिर उसकी किस्मत बता दे। मैंने बस हंसी दी और शांति के साथ बताया कि मेरी एक रूल है, मैं रोज किसी एक इंसान की एक से ज्यादा प्रेडिक्शन नहीं बताता, इसलिए आज मैं सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड का ही पढ़ सकता हूं। मैंने उसका हाथ लिया, हथेली पर उंगलियां हल्का सा रखीं और पूछा क्या जानना चाहती हो। उसने शर्म सा कहा कि पैसों के मामले में क्या होगा। नाम और जन्मतिथि देकर उसने सारी जानकारी दी और बताया कि वह एक पेडागोजी यूनिवर्सिटी की 2nd ईयर की स्टूडेंट है। और मैंने बीच में ही कहा कि आज उसे पैसे के बारे में अच्छी खबर मिलेगी। उसका बॉयफ्रेंड हैरान रह गया और तमाम शक जताने लगा कि क्या किसी लॉटरी की टिकट खरीदी गई है। और ठीक उसी वक्त उसके फोन पर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर का कॉल आया जिसमें बताया गया कि उसका स्कॉलरशिप अप्रूव हो गया है। लड़की मेरी तरफ देखकर चमकती हुई बोली कि मैं भगवान हूं क्योंकि मैंने वो अगले ही मिनट बता दिया। मैंने हल्की हंसी में कहा कि उसकी हथेली में सब साफ लिखा था। फिर एक भीड़ उन लड़कियों और लड़कों की मेरे पास आई जो अपनी किस्मत जानने के लिए तरस रहे थे और कुछ भी दे देने को तैयार थे, लेकिन मैंने उन्हें थमा दिया कि मैं पूरा वर्ल्ड को अपनी गहफ्त नहीं बताना चाहता। इसीलिए मैं रोज सिर्फ 2 किस्मतें बताता हूं और आज की लिमिट पूरी हो चुकी है। और मैं उठकर चला आया। पीछे से भीड़ मेरी कॉन्टैक्ट्स मांगती रही, पर मैंने अनदेखा किया। अकेले रहकर मैंने सोचा कि मैंने खुद में इंटरेस्ट बढ़ा दिया है, अब बाकी लोग ही मेरा नाम पूरे प्रांत में फैला देंगे। कुछ देर बाद मैं अपने ऑफिस पहुंचा। थकान में खींचकर बैठते हुए मैंने उस अजीब स्किल के बारे में सोचा जो मुझे मिला था। उसे लोग मीडियम कहते हैं, पर मैं अभी तक उसकी असलियत समझा नहीं था। अचानक सिस्टम सामने आ गया और समझाया कि हर चीज की एक आत्मा होती है
किसी ऑब्जेक्ट को छूकर मैं उसकी यादें अनलॉक कर सकता हूं और दुनिया को उसी तरह देख सकता हूं जैसे उसने देखा है। यहां तक कि एक पौधे ने भी जो देखा हो वह दिख सकता है। जांचना चाहा तो पास रखे पौधे को छुआ और पलक झपकते ही मेरी आंखों के सामने तस्वीरें आ गईं। सेक्रेटरी का काम, फोन पर बैठना, खाना खाना, फूलों को पानी देना, सब कुछ साफ। मैं पीछे झुक गया, हैरान, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा नहीं था जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। जल्दी ही मेरी सेक्रेटरी सामने आ खड़ी हुई और पूछा क्या चाहिए। मैं उठकर उसे हाथ हिलाकर टालता हुआ अपने ऑफिस में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि किसी ऑब्जेक्ट को छूकर मैं उसकी यादें देख सकता हूं और इसका मतलब था कि मैं अपने चारों ओर के हर राज को खोल सकता था। हालांकि मैंने अपनी आखिरी सोच को अभी के लिए दफना दिया। इस पावर का दुरुपयोग करने का इरादा मुझे अभी नहीं था। तभी फोन बजा। लूसी थी। उसने पूछा, क्या लंच के प्लान है? क्योंकि उसके अंकल विदेश से लौट आए हैं और उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं पारिवारिक खाने में शामिल हो जाऊं। थोड़ी देर बाद मैं लूसी के पूरे परिवार के साथ टेबल पर बैठा हुआ था और बातों संवाद के बीच लूसी का कजिन लीला और उसका बॉयफ्रेंड रॉबर्ट भी मौजूद थे। रॉबर्ट ने मुस्कुराकर कहा कि चूंकि जल्दी ही हम एक परिवार बनने वाले हैं तो कॉन्टैक्ट एक्सचेंज कर लें, और उसने कहा कि वो भी अपने बिजनेस पर काम कर रहा है और चिंग इंटरनेशनल से उसका भी कुछ नाता है। मैंने हल्का सा स्माइल किया और कहा कि मैं किसी को निर्देश देने का आदमी नहीं हूं, पर रॉबर्ट फिर भी अपनी बातों पर जोर दे रहा था कि वह मेरी मदद कर सकता है। तभी अचानक मेरी आंखों के सामने कुछ विजन चमक गए। सबसे पहले रॉबर्ट को पैसे की गड्डियां पकड़ते देखा, फिर वही रॉबर्ट लीला का हाथ पकड़कर उसे रोते हुए थामे हुए था और उसके माता पिता उसे अच्छा लड़का कहकर भरोसा दे रहे थे। अगला सीन रॉबर्ट डॉक्टर के पास बैठा हुआ था, जहां डॉक्टर ने उसे गोली रोकने की हिदायत दी थी क्योंकि उसकी इम्पोटेंसी की समस्या थी। और मेरे सामने एक और विजन आया जिसमें रॉबर्ट अर्धनग्न मसल बॉन्ड पुरुषों के बीच में था। मैंने हाथ झटका, कुर्सी पर झुक गया और अंदर से हल्का सा सन्ना हो गया। लूसी ने पूछा, क्या ठीक नहीं हो? और खाना देने की कोशिश की, पर मैंने कहा कि भूख नहीं लगी है। अंदर से मैं उबल रहा था, रॉबर्ट एरे जिगालो, इंपोटेंट और परवर्ट, और अगर ये सच उजागर हुआ तो उसकी इमेज तबाह हो जाएगी। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि उस गद्दार ने मेरी बीच की एक फैंटेसी को बिगाड़ने की हिम्मत की थी और उसका अंजाम सख्त होगा। मैंने थोड़ा झुककर सीधी स्माइल बनाई और कहा कि मैंने अपना फोन कहीं भूल आया, क्या मैं उसका फोन उधार ले लूं? गुलाबी बालों वाला वो हल्का सा मूर्ख बिना सोचे ही अपना फोन मुझे थमा गया और पासवर्ड भी बताकर चला गया। लूसी ने आश्चर्य से पूछा कि तुम्हें उसका फोन क्यों चाहिए जब मेरा अभी जेब में है? पर मैं चुप रहा और बिना देर किए उस सीक्रेट फोल्डर को अनलॉक कर दिया जिसका मुझे विजन में पता था। स्क्रीन पर वही सब था, आधे नंगे पुरुषों की अश्लील वीडियोज, और मैंने फिर बिना झिझक स्क्रीन सबकी तरफ कर दी। लीला, उसके माता पिता, लूसी सब चौंक गए और उनके चेहरे सख्त हो गए क्योंकि सच सामने आ गया था।